यस सो हाय एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू अवर नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर। हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं एंड यस इंटरलिंकिंग के कुछ वीडियोस हमारे अभी आएंगे। पहले हम प्लेस ऑफ सप्लाई की भी बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 ये कौन से एक्ट का है? दिस इज ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। मेजरली हमारे सारे चैप्टर सीजीएसटी के हैं, सो प्लीज इंश्योर दैट इफ यू आर राइटिंग अ सेक्शन नंबर, आप एक्ट भी सही से लिख रहे हैं। आप लिख दोगे सेक्शन नंबर 10, अरे वो कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हो या मेरे प्लेस ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हो, सो यू हैव टू इंश्योर दैट हमारा एक्ट का नाम भी सही से जा रहा है। Now primarily there are 4 sections that we are going to cover। फिर इस सेक्शन 14 और 14A भी आएगा और कुछ सर्कुलर्स भी आएगा। थोड़े थोड़े क्वेश्चन के पॉइंट्स भी देखेंगे, मजा आएगा। बहुत सिंपल चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट। एंड नए आयो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। आफ्टर सीइंग द वीडियो क्वालिटी देखो, उसके बाद सब्सक्राइब करो। चलो, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13। 10 एंड 11 डील विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग करना कि हमें कैसे एक क्वेश्चन को अप्रोच करना है। एंड 12 एंड 13 डील विद रिस्पेक्ट टू द सर्विसेज। 10 is with respect to the domestic level purchase sale of goods. 11 is with respect to the import export. 12 is when the location of supplier and recipient is in India. And 13 is when the location of supplier or recipient is outside India. Now many a times while writing the answer, आप क्या लिखते हो? Supplier recipient in India. No, you have to write the location of supplier or location of recipient. And शायद आपको ये चीज पता ना हो, कई बच्चे छोड़ देते हैं, बट लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ये सेपरेटली डिफाइंड है हमारे सीजीएसटी एक्ट के अंदर। हाँ, शायद वो इतना टेस्टेबल नहीं है, इसीलिए उसके बारे में क्वेश्चंस नहीं आते, इसलिए उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बट जस्ट नोट द फैक्ट दैट लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हैज बीन सेपरेटली डिफाइंड। तो वो हो सकता है आपका प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है आपका कहीं पे फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट हो, या अगर कुछ भी ना हो तो आपका रेसिडेंस हो सकता है। जैसे अगर आप मेरे से आईडीटी पढ़ते हो तो आपका लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अभी कोई प्लेस ऑफ बिजनेस या वगैरह कुछ है नहीं, तो दैट विल बी योर प्लेस ऑफ रेसिडेंस ओनली। बट जस्ट नोट द फैक्ट दैट यस इट हैज बीन सेपरेटली डिफाइंड। ओके, तो लिखते वक्त प्लीज इसको लिखना, लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और वो जगह होती है जहां से वो सप्लाई एसोसिएटेड होती है, चाहे वो सप्लायर हो चाहे वो रेसिपिएंट हो। तो सर हम शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर 10 के साथ। पहले मैं आपको जस्ट एक यही से करा देता हूं सेक्शन नंबर 10। नोट्स बहुत ही प्यारे तरीके से आपको सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जब रिवाइज कर रहे हैं तो पहले एक बार हम यहां से कर लेते हैं। लेट्स सी, सेक्शन नंबर 10 के अंदर सेक्शन नंबर 10(1)A आता है, ओके, 10(1)B आता है, 10(1)C स्केलेटन बना लेते एक बार, फिर हम भर देंगे सामान इसके अंदर। 10(1)CA आता है, 10(1)D आता है, और क्या आता है सर? 10(1)E आता है ना सर? अंदर का सारा कुछ लर्न करना जरूरी है, क्लॉजेस वगैरह एब्सोल्युटली नॉट, आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लिखते वक्त एटलीस्ट हम प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे। अगर कुछ याद रहा ऑटोमेटिकली तो ठीक है, वरना हम बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। अवर फोकस विल बी ऑन द करेक्ट आंसर। 10(1)A क्या कहता है? दैट इफ देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व, then the place of supply will be where the movement is terminated for the purpose of delivery. For the purpose of delivery मतलब रेसिपिएंट को डिलीवरी कराने के लिए कहां पे टर्मिनेशन हो रहा है, that will be the answer of the place of supply. 10(1)B is the bill to ship to model, जो भी अभी थोड़ी देर में कराता हूं, पहले we'll do the balance ones. 10(1)C क्या है? There is no movement involved. तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो लोकेशन ऑफ द गुड्स व्हेन द सप्लाई इज इफेक्टेड। मतलब सर क्या हुआ? नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक एसी लिया हुआ है जो कि रेंट पे है, एंड टुमारो लेट्स से आई परचेज द एसी। सो व्हेन आई एम परचेजिंग द एसी एंड व्हेन द सेल ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग, सप्लाई ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग, क्या कहीं पे एसी का मूवमेंट हुआ? क्या आंसर इज नो। एसी तो मेरे पास ही है, तो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो मैं पुणे महाराष्ट्र में बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे एसी लगा हुआ है, तो आंसर ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पुणे महाराष्ट्र। तो नो मूवमेंट के अंदर द आंसर ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द गुड्स आर लोकेटेड at the time of supply. 10(1)C एक स्पेसिफिक केस है, ओटीसी सेल, ओवर द काउंटर सेल हो रही है अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो उस केस में देयर इज वन क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क। एक सवाल आप पूछेंगे, सवाल में आप ढूंढेंगे कि क्या हमें यह बताया हुआ है दैट वेदर द इनवॉइस रिकॉर्ड्स द स्टेट नेम ऑफ द रेसिपिएंट। प्लीज माइंड दिस पॉइंट दैट यू डू नॉट रिक्वायर द डिटेल्ड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। आपको सिर्फ रेसिपिएंट का स्टेट के नाम की जरूरत है, जो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए इनवॉइस के अंदर। अगर वो रिकॉर्डेड है तो वो आंसर बन जाएगा, वरना तीर घुमा के वापस। सर तीर घुमा के वापस मतलब क्या? वी ट्राइड टू फाइंड द आंसर। हमने वो एक ढूंढने के लिए भेजा कि यार कहां पे तेरा स्टेट हो सकता है भाई रेसिपिएंट, बट वी डिडंट फाइंड एनी आंसर बिकॉज देयर इज नथिंग ना, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ इनवॉइस के अंदर। तो उस केस में तीर घुमा के वापस मतलब द लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द आंसर। तो इफ द इनवॉइस रिकॉर्ड्स द स्टेट नेम ऑफ द रेसिपिएंट, वो आंसर बन जाएगा, otherwise it will be the location of the supplier only. This is covered in 10(1)CA. उसके बाद सर 10(1)D के अंदर आते हैं। 10(1)D is where the installation or assembly is happening. तो जहां पे भी installation assembly हो रहा होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई का।
ठीक है, इंस्टॉलेशन और असेंबली। एंड 10(1)(e) इज गुड्स सोल्ड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस। यहाँ पे आंसर बनेगा वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस। तो एक ट्रेन के अंदर अगर गुड्स बेचे जा रहे हैं और सपोज दिल्ली के स्टेशन में उसको टेकन ऑन बोर्ड करा गया है, तो दैट विल बी द आंसर ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये आपके सारे क्लॉजेस थे। अब मैं आपको कराऊंगा एक बार बिल्ड टू शिप टू मॉडल, हमारे एग्जाम्पल से चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है आपके लर्न विद फन, दैट इज केसवानी सर। ठीक है, एक मिनट में इसको जरा एक बार हटा देता हूँ सारे टैब्स को। पे अटेंशन नाउ। ये है आपके केसवानी सर लर्न विद फन, ये है आपके एके है भाई साहब, और ये हूं मैं। अब क्या हुआ, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द बिल्ड टू शिप टू मॉडल। एके सर ने केसवानी सर को बोला था एक सप्लाई के लिए, एक उन्होंने परचेज ट्रांजैक्शन एंटर करी थी। तो एके सर ने एक परचेज ट्रांजैक्शन एंटर करी, ठीक है, सिंपल। अब उसी टाइम जब गुड्स को डिस्पैच करने ही वाले थे शुभम केसवानी सर, मैंने एके सर को कॉल किया और मैंने बोला अरे मुझे वही आइटम चाहिए। फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर बेचने की बात चली थी, तो केसवानी सर कैलकुलेटर भेजने ही वाले थे कि तब तक क्या हुआ, बैकएंड पे मैंने एके सर को बोला कि मेरे को ये कैलकुलेटर चाहिए। एके सर ने बोला ठीक है वालिम सर, मैं आपको भिजवा देता हूं, मैं आपको सेल करता हूं। सो देर आर टू सप्लाईज इन दिस ट्रांजैक्शन, दिस इज माय सप्लाई नंबर 1 एंड दिस इज माय सप्लाई नंबर 2। प्लीज नोट दिस पॉइंट, देर इज नो सप्लाई बिटवीन केसवानी सर एंड मी। आई डोंट केयर कि मेरे को एके सर कहां से भिजवा रहे हैं, शुभम केसवानी सर डज नॉट केयर कि एके सर इन गुड्स को कहां डिस्पैच करा रहे हैं। तो शुभम सर के लिए दिस इज अ बिल्ड टू शिप टू मॉडल। एंड यहां पे अगर आपको 10(1)(b) की कोई बच्चा अगर लैंग्वेज लर्न करता है कि वो जो एक थर्ड पर्सन होता है जिसके कहने पे, जिसके इंस्ट्रक्शंस पे माल को भेजा जाता है कहीं और, दिस इज दैट थर्ड पर्सन। सो जस्ट अ पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज माय सप्लाई नंबर 1, दिस इज माय सप्लाई नंबर 2 एंड हियर देयर इज नो सप्लाई, मियरली मूवमेंट ऑफ गुड्स। इस वाले केस में 10(1)(b) लगेगा एंड द आंसर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ दिस थर्ड पर्सन। एंड इस केस में लगेगा आपका 10(1)(a। क्यों सर, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स। बट सर मूवमेंट तो इन्होंने कराया, अरे काहे फर्क पड़ता है भाऊ, क्या फर्क पड़ता है। इट डज नॉट मैटर कि आपका सप्लाई का मूवमेंट कहां से हो रहा है, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स वेयर द टर्मिनेशन इज हैपनिंग। मेरे लेट्स से मैं हरियाणा में हूं, तो यहां पे आपका मूवमेंट इज गेटिंग टर्मिनेटेड फॉर द डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, तो यहां पे आपका आंसर बनेगा हरियाणा। ये महाराष्ट्र के, तो आपका पहले वाले का आंसर बनेगा महाराष्ट्र, और इनके बीच में कोई सप्लाई नहीं है। बस ये था आपके लिए बिल्ड टू शिप टू मॉडल। क्या आपको बात समझ में आई, आई या नहीं आई। ठीक है, 10(1)(c) हो गया है, सीए हो गया है, 10(1)(d) और 10(1)(e) हो गया है। लेट्स क्विकली सी सेक्शन नंबर 11, दिस इज द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट हुआ तो जो मेरा स्टेट है इंपोर्टर का लोकेशन, वो आंसर बन जाएगा। एक्सपोर्ट हुआ तो वी विल से इट इज आउटसाइड इंडिया, और कुछ भी नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेफिनेशंस भी अभी देख लेंगे, एक बार पहले प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन हम सेक्शन सारे देख लेते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 12 के अंदर क्या हो रहा है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बोथ इज इन इंडिया एंड सर्विस का केस है। यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं B2B B2C की बातें करूंगा। B2B मतलब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, B2C मतलब रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। ये बात मैं सेक्शन 13 में बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि वहां पे एक आदमी बाहर होता है। ठीक है, नाउ इन सेक्शन नंबर 12 देयर आर 14 सबसेक्शंस। ठीक है, सो विल स्टार्ट, देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक केसेस एंड देयर इज अ डिफॉल्ट प्रोविजन। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, B2B B2C भी आपको ध्यान रखना है। चलो क्विकली रिवीजन है तो थोड़ा मेरे साथ साथ बोलना, फिर मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस दिखा दूंगा। पहले सेक्शन 12 खत्म कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 12(1) इज द एप्लीकेबिलिटी, दैट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बोथ इज इन इंडिया। 12(2) इज द डिफॉल्ट प्रोविजन। डिफॉल्ट प्रोविजन मतलब अगर स्पेसिफिक सबसेक्शन नहीं लगा, 3 to 14 में से कोई नहीं लगा, तो वहां पे मैं लगूंगा, दैट इज 12(2). यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, अगर B2B का केस है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बन जाएगा, अगर B2C का केस है तो एक सवाल पूछना पड़ेगा। सर क्या सवाल पूछना पड़ेगा कि वेदर द रेसिपिएंट्स स्टेट मतलब रेसिपिएंट्स एड्रेस इज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, उसके किसी रिकॉर्ड के अंदर कोई इसका स्टेट रिकॉर्डेड है क्या रेसिपिएंट का। इफ यस, दैट इज द आंसर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, अदरवाइज तीर घुमा के वापस, देन इट विल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। ये था आपका 12(2). ठीक है, जहां पे भी स्पेसिफिक सबसेक्शन नहीं लगेगा, यहां पे सेक्शन 12(2) लग जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द इमेबल प्रॉपर्टी। यहां पे आपकी डायरेक्टली सारी जो सर्विसेज रिलेटेड होती है टू इमेबल प्रॉपर्टी वो भी आ जाएगा। यहां पे हाउस बोट का जो होता है या वेसल के अंदर जो अकोमोडेशन होता है वो भी हो जाएगा। होटल स्टे अकोमोडेशन वो भी कवर हो जाएगा। कोई कल्चरल इवेंट के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट के लिए आपने कहीं पे बैंक्वेट हॉल, कहीं पे कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लिया, वो भी आ जाएगा। एंड इनके रिस्पेक्ट में कोई एंसिलरी सर्विस है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई शादी कराने के लिए बैंक्वेट रेंट पे लिया और उसी के साथ वहां पे डेकोरेशन सर्विस भी आ गई, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगी। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, लोकेशन और इंटेंडेड लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सर इंटेंडेड लोकेशन का क्या मतलब हुआ, इंटेंडेड लोकेशन का एग्जांपल सोचो कि लेट्स से मेरे पास प्लॉट पड़ा हुआ है, प्लॉट पे बनाना है मेरे को एक बंगलो। क्या करना है, मेरे पास एक प्लॉट पड़ा हुआ है और प्लॉट पे मुझे एक बंगलो बनवाना है। अब उसके लिए आई हायर्ड एन आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट वहां पे
आंसर उसका जो सर्विस बनेगा, उसका जो सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, दैट विल बी द इंटेंडेड लोकेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, दैट इज द प्लॉट। अभी प्लॉट पे बिल्डिंग खड़ा नहीं हुआ ना, तो वो इंटेंडेड लोकेशन है, वहां पे कल को प्रॉपर्टी आने वाली है। सो लोकेशन और इंटेंडेड लोकेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी और बोट और वेसल। लेकिन सर अगर ये लोकेशन आउटसाइड इंडिया है, टू अवॉइड द जीएसटी लॉस, बाहर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा तो हमारे इंडिया में जीएसटी कैसे कलेक्ट होगा? तो इफ द आंसर ऑफ दिस प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, प्रॉपर्टी बाहर है, इंटेंडेड लोकेशन बाहर है, तो उसमें हम लॉ को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, निर्मला ताई थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगी और बोलेगी कि नहीं 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 नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगा। ठीक है, सो इन दिस केस इट विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। अब एक बात ध्यान से समझना, एक्सप्लेनेशन आके क्या बोल रहा है कि अगर कहीं पे कोई प्रॉपर्टी, बोट, वेसल इज हैपनिंग टू बी, इट हैपन्स टू बी इन मोर देन वन स्टेट और मोर देन वन यूटी, मतलब एक से ज्यादा अगर स्टेट में होगा तो क्या होएगा फिर आंसर सर प्लेस ऑफ सप्लाई का? तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिख के आनी है, और ये लाइन ना आप लिखते नहीं हो, मैं डांट दूंगा अगर तुमने लाइन नहीं लिखी पेपर के अंदर। रूल 4 आप डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, आप पहले एक लाइन लिखेंगे दैट ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, जो भी इन्वॉल्व है, अपना अपना प्लेस ऑफ सप्लाई डिवाइड हो जाएगा, अपना अपना वैल्यूएशन डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवीजन होगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। बट इफ इट इज एब्सेंट देन वी विल अप्लाई रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है जीएसटी का? 3 केसेस में इसको डिवाइड करता है। केस नंबर 1 में 2 चीजें साथ में आ रही है, इट इज एन एकोमोडेशन सर्विस, मैं 2 कंडीशंस बोल रहा हूं यहां पे, इट इज एन एकोमोडेशन सर्विस एंड इट इज नॉट अ सिंगल प्रॉपर्टी, इट इज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी। लेट्स से मैंने एकोमोडेशन की सर्विस हयात होटल से ली है, जिसका 1 यूनिट दिल्ली में है, 1 यूनिट आगरा में है, यूपी में है। तो सर इस केस में क्या होगा? इस केस में द डिवीजन विल बी एज पर द नंबर ऑफ नाइट स्टेड इन ईच पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डायरेक्ट केस है, आपकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर खराब हो जाती है, मतलब इट इज नॉट अ केस ऑफ एकोमोडेशन, या फिर इट इज अ केस ऑफ एकोमोडेशन बट इट इज अ सिंगल प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, एक स्टेट के बॉर्डर पे वो एक प्रॉपर्टी है, तो वो दोनों स्टेट्स के अंदर आती है, तो क्या करेंगे सर फिर? या फिर अगर एकोमोडेशन सर्विस नहीं है तो क्या करेंगे? यू विल डिवाइड दैट एज पर द एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी लाइंग इन ईच स्टेट, यू विल डिवाइड द टोटल वैल्यू ऑफ योर सप्लाई। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है वो भी मैं बात ही नहीं कर रहा, वो चैप्टर 6 में आएगा। हम इस वैल्यूएशन को डिवाइड करेंगे एज पर द एरिया ऑफ प्रॉपर्टी लाइंग इन ईच स्टेट, जो मुझे क्वेश्चन देगा। एंड इफ इट इज अ केस ऑफ एकोमोडेशन इन हाउस बोट, वेसल और एनी एंसिलरी सर्विस, तो यहाँ पे जो डिवीजन होगा दैट विल बी एज पर द टाइम स्पेंट इन ईच स्टेट, और वो पूरा डिक्लेरेशन रखता है कौन? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर इसका डिक्लेरेशन फाइल करता है कि कितना टाइम उस बोट ने कहाँ पे स्पेंड किया, किस स्टेट के पानी के यहाँ पे स्पेंड किया, ये हमें क्वेश्चन बता देगा। दिस इज माई रूल नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं 12.4 की। ये हमारा बात करता है कुछ पर्सनल सर्विसेज की, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, केटरिंग हो गया, पर्सनल ट्रेनिंग हो गया, कॉस्मेटिक सर्जरी हो गया। तो हियर द फोकस इज ऑन द सर्विसेज, ये बहुत ही पर्सनलाइज नेचर की है। तो यहाँ पे B2B गया तेल लेने, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? द प्लेस ऑफ सप्लाई का, वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, कहाँ परफॉर्म किया, वो आंसर बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई का। 12.5 इज द ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। B2B B2C डज मैटर, कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत काम होता है ऐसे। तो B2B हो जाएगा तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगा, B2C होगा तो वेयर द ट्रेनिंग इज हेल्ड और द सर्विसेज आर परफॉर्म, परफॉर्मेंस अप्रेजल कहाँ हुआ। देन बात करते हैं 12.6 की और 12.7 की। एक बार होने के बाद सारे सबसेक्शन का नंबर आपको फिर से हम दे देंगे, ठीक है, डू नॉट वरी। तो 12.6 बात करता है एडमिशन टू द इवेंट की, या उसके रिस्पेक्ट में कोई एंसिलरी सर्विसेज, जैसे एडमिशन के टाइम पे आपको 3D ग्लासेस, लेट से कोई 3D शो है और उसके रिस्पेक्ट में कोई आपको 3D ग्लास रेंट पे दिया जा रहा है, तो दैट बिकम्स एन एंसिलरी सर्विसेज। ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन। एडमिशन टू इवेंट के अंदर अगेन डज नॉट मैटर B2B है, B2C है, आपको हम एडमिट कर रहे हैं किसी एरिया में, किसी इवेंट में, तो जहां पे वो इवेंट हेल्ड है दैट विल बी द आंसर ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे वो इवेंट एक्चुअली हेल्ड है। इट कैन ऑल्सो बी अ पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, स्प्लैश वाटर पार्क होता है, वो इमेजी का होता है, वहां की एंट्रीज वो भी सब इसके अंदर कवर हो जाएंगी। देन लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 7। ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, एंसिलरी सर्विसेज प्लस असाइनमेंट ऑफ स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप असाइन करवाना, कोर स्पॉन्सरशिप जो मेन स्पॉन्सरशिप की सर्विस होती है उसके लिए जो 12.2 लगता है, लेकिन अगर आप असाइनमेंट का काम कर रहे हैं, असाइन करके दे रहे हैं और उसका आपको पैसा मिल रहा है, दैट इज काइंड ऑफ एन एंसिलरी टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, तो वो 12.7 के अंदर आ जाएगा। अगेन B2B B2C मैटर्स, यहाँ पे B2B है तो फिर आपका वही लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगा, B2C है तो वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। लेकिन अगर ये इवेंट आउटसाइड इंडिया हो गया, अगर ये इवेंट आउटसाइड इंडिया हो गया तो प्रॉपर्टी की जैसा उसको खींचातानी करनी पड़ेगी एंड द आंसर विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट तो इंडिया में है ना। ऐसी बात हमने इमेबल प्रॉपर्टी के केस में करी थी, जैसे इफ द प्रॉपर्टी हैपेंस टू बी आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हमने आंसर बनाया था। सेम चीज आपको यहां लगानी है। 12.7 इज वेरी वेरी टेस्टेबल। जस्ट एक पॉइंट दिमाग के अंदर रखना, a very important point, just pay attention that if it is a case of B2B, please don't see the event location, don't see the location
ऑफ इवेंट आईसी आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा, ठीक है। हो सकता है ये इवेंट आउटसाइड इंडिया और फर्क नहीं पड़ता ना, अगर रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर, B2B का केस है, तो वही आंसर बन जाएगा, आपको बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है फिर, ठीक है। इफ द इवेंट इज हेल्ड इन मोर देन वन स्टेट, तो वही घिसी पिटी लाइन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की डालनी है। इफ नॉट रूल 5, लेकिन रूल 5 कुछ अलग से नहीं कहता, वो कहता है आप गैप लगा दो, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो 12/7 में बिट्टू श्रुति याद रख लेना, दीज आर द इवेंट मैनेजर्स। उसके बाद 12/8, 12/9 और 12/10। सर 12/8 क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इसके अंदर कोरियर मेल भी आ जाता है। सर हो सकता है ये हम बाहर भेज रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेस्टिनेशन आई डोंट केयर, यू जस्ट सी B2B और B2C। B2B लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, B2C हैंड ओवर, कहां पे आपने हैंड ओवर किया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। 12/9 पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, सेम B2B है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, B2C है तो हैंड ओवर। अरे नहीं नहीं, आदमी को हैंड ओवर नहीं करते, तो हम लिखेंगे एम्बार्किंग द कन्वेयंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। क्या बोल रहा हूं मैं? एम्बार्किंग द कन्वेयंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। यहां पे आपके वाले में स्टॉप ओवर का अगर मतलब ऐड नहीं हुआ तो इसको जरा ऐड कर लो फटाफट से अपने बुक के अंदर। स्टॉप ओवर और इसका क्या रेफरेंस है सुनना। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया कंटिन्यूअस जर्नी, तो एम्बार्किंग फॉर कंटिन्यूअस जर्नी में कंटिन्यूअस जर्नी का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअस जर्नी होती है विदाउट ब्रेक, चाहे एक टिकट हो, दो टिकट हो, आप पूरी एक जर्नी लगातार ट्रैवल कर रहे हैं जिसके अंदर कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। सर ब्रेक का क्या मतलब होता है? स्टॉप ओवर। एंड व्हाट डू मीन बाय स्टॉप ओवर? स्टॉप ओवर मतलब उसके लिए वन या सिंगल, वन और मोर देन वन अलग टिकट इशू हुई है, ठीक है। एंड उसमें आप कर क्या रहे हो? स्टॉप ओवर में यू आर इधर डिसएम्बार्किंग द कन्वेयंस टू रिज्यूम इट लेटर, और यू आर चेंजिंग द कन्वेयंस। मतलब सर सिंपल सी बात, मैं सपोज यहां से जा रहा हूं दिल्ली, मैं दिल्ली से दुबई जा रहा हूं, और मैं दुबई से जा रहा हूं लंदन, ठीक है। मेरा कोई यहाँ पे बीच में स्टॉप ओवर नहीं है, मैं कन्वेंस भी चेंज नहीं कर रहा हूं, और मेरा कहीं पे भी कोई आई एम नॉट डिसएम्बार्किंग एंड रिज्यूमिंग इट लेटर। एंड ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए कोई अलग से मेरे को टिकट इशू हुई है, इट इज जस्ट वन जर्नी फॉर मी, तो ये आपका एक कंटिन्यूस जर्नी बन जाएगा। लेकिन अगर आप दुबई पे लेट से एक लेओवर में उतर रहे हो, आप 6-8 घंटे के बाद चढ़ रहे हो, उसके लिए आपका एक सेपरेट टिकट और सेपरेट इनवॉइस है, तो फिर वो स्टॉप ओवर की डेफिनेशन में आ सकता है। और स्टॉप ओवर में आ गया तो फिर ये जर्नी आपकी सेपरेट मानी जाएगी, ये जर्नी आपकी सेपरेट मानी जाएगी, बिकॉज कंटिन्यूस जर्नी का आपका एक एम्बार्केशन पॉइंट रहेगा। एंड जस्ट अ पॉइंट टू बी नोटेड, प्लीज ये चीज ध्यान रखना, जो भी आपकी रिटर्न जर्नी रहेगी, जो भी आपकी रिटर्न जर्नी रहेगी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट जर्नी, वो आपकी एक सेपरेट जर्नी मान ली जाएगी। तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई यू विल बी डिटरमिनिंग सेपरेटली, आप उसका एक सेपरेटली प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन करेंगे। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक इशू आता है कि सर B2C में आपने बोला दैट वी हैव टू सी द प्लेस ऑफ एम्बार्केशन फॉर द कंटिन्यूअस जर्नी, बट व्हाट इफ देयर इज अ राइट विच इज गिवन फॉर अ फ्यूचर यूज एंड द पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन। देखो B2B में फ्यूचर यूज है तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू हैव द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, बट B2C में अगर फ्यूचर यूज है तो आज तो एम्बार्केशन पॉइंट अपने को पता ही नहीं है, तो क्या करें? क्या कर सकते हैं बताओ? फिर स्पेसिफिक से बाहर हो जाएगा, स्पेसिफिक सबसेक्शन से अगर कोई केस बाहर हो जाता है तो वहां पे लग जाएगा आपका डिफॉल्ट प्रोविजन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो कार्ड, वो अलग बात है, अब मेट्रो एग्जेम्प्ट होता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों निकालेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि मटेरियल में भी ये है और इसका जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा कब हो सकता है, तो दिल्ली मेट्रो कार्ड का एक एग्जांपल बन सकता है, ठीक है। 12/10 वी टॉक अबाउट द सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस, हियर यू विल सी द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर फॉर द कन्वेयंस फॉर द जर्नी, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर। समझ में आया? दिस वॉज माई 12/10, तो 8, 9 और 10 समझ में आया। अब बात करते हैं 11, दैट इज द टेलीकॉम सेक्टर, तो इसके अंदर डेटा, इंटरनेट, मोबाइल वगैरह सब आ जाएगा। इफ इट इज विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड हार्डवेयर, टेलीकॉम लाइन है, लीज लाइन है, केबल सर्किट है, डिश एंटीना है, तो चेक करो वो फिक्स्ड हार्डवेयर कहां पे ले डाउन करा है, जहां पे वो फिक्स्ड हार्डवेयर होगा वहीं पे उसका बेनिफिट आ रहा होगा, तो दैट विल बी द आंसर ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई। पोस्टपेड कनेक्शन है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बिलिंग एड्रेस चेक करना है। प्रीपेड है तो आपके अलग अलग केस बन सकते हैं। देखो प्रीपेड में फर्स्ट केस बन सकता है द प्रीपेड वाउचर इज बीइंग सोल्ड, या फिर प्रीपेड का कनेक्शन का जो रिचार्ज किया जा रहा है वो सेलिंग एजेंट के थ्रू किया जा रहा है, तो कंपनी का एजेंट है तो वहीं पे कहीं ना कहीं वो पेमेंट आ रही है और वहीं पे कहीं ना कहीं वो बेनिफिट दिया जा रहा है, तो वहां पे क्या आंसर बनेगा? एड्रेस ऑफ द एजेंट ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लाई। हमारा ये एजेंट है, एयरटेल की एजेंट है लेट से, अब आज के इसमें इतना चलता नहीं है ये, बिकॉज वी यूज यूपीआई, इलेक्ट्रॉनिकली हम पेमेंट कर देते हैं, बट कोई बात नहीं, फिर भी सुन लो कि अगर हमारा एजेंट है, रीसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो एड्रेस ऑफ दैट एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर विल बी द आंसर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई बाय एनी पर्सन टू द फाइनल सब्सक्राइबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फेस्ट के अंदर या कोई रेडियो स्टेशन के अंदर किसी दिन हमने प्रीपेड वाउचर्स की सेल ऑर्गेनाइज करी है, एयरटेल के, जियो के, प्रमोशन इवेंट ही होता है काइंड ऑफ, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? लोकेशन वेयर द पेमेंट इज रिसीव्ड और द वाउचर्स और सोल्ड, क्योंकि वहां पे पैसा आ रहा है, वहीं पे हमने वो वाउचर दिया, उसको वो बेनिफिट दिया, उसको शायद रिचार्ज करके दिया,
ठीक है, ये हमारा एजेंट नहीं है तो उसका एड्रेस अलग से हमारे पास नहीं है, बट यस वी नो वेयर द पेमेंट इज रिसीव्ड या वाउचर्स आर सोल्ड। और आज के जमाने में जो आप लोग करते हो पेटीएम और गूगल पे से जो आप बैंकिंग या यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू प्रीपेड का रिचार्ज करते हो, तो हियर वॉट एवर योर लोकेशन इज ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, मतलब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर। अगर कहीं पे ये अवेलेबल नहीं है, इंक्लूडिंग जो रेसिडुअल केसेस में भी हम यही बोलते हैं कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट या एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, बट अगर ये चीज अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे? तो वही सर तीर घुमा के वापस लाओ ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर। इफ रेसिपिएंट्स लोकेशन एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, इट इज नॉट अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, तो तीर घुमा के वापस लेके आओ, लोकेशन ऑफ सप्लायर को आंसर बनाओ। अब एक्सप्लेनेशन में वही केस, इफ इट इज इन मोर देन वन स्टेट तो आपका आंसर क्या बनेगा? वही कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। बट इफ इट इज एब्सेंट तो क्या करना है? तो यहां पे हम लगाते हैं रूल नंबर 6, और रूल नंबर 6 कहता है कि आपको डिवीजन करना है ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट। सर ये पॉइंट क्या चीज होती है? अरे पॉइंट जैसे, सुनना मेरी बात, एक लीज लाइन है जो कि दिल्ली से महाराष्ट्र में लगाई हुई है, ठीक है, इंटरनेट केबल की लीज लाइन है, तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1, दिस इज योर पॉइंट नंबर 2। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट ये हमेशा 2 पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिवाइड होएगा? वॉट एवर विल बी द वैल्यूएशन उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1:1 के अंदर। दिल्ली को उसका हाफ मिलेगा, महाराष्ट्र को उसका हाफ मिलेगा। ध्यान से समझना एक चीज, इफ एनीवेयर यू मेस अप द प्लेस ऑफ सप्लाई, रॉन्ग स्टेट को उसका रेवेन्यू मिलेगा। जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई होता है उस स्टेट को रेवेन्यू मिलता है। तो यहाँ पे अगर घाई गड़बड़ करी, आपने आंसर गलत निकाला, रियल लाइफ में गलत प्लेस ऑफ सप्लाई लग गया, तो रॉन्ग स्टेट को उसका रेवेन्यू मिलेगा। सर कभी कभार ना यहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट होता है, लेट्स से यहाँ पे यूपी में एक इंटरमीडिएट पॉइंट है, तो क्या इसको 1:1 करेंगे? क्या यूपी को भी एक अपना शेयर ऑफ रेवेन्यू मिलेगा क्या? आंसर इज यस ओनली। कंडीशन क्या है? उसको 1:1 हम मानेंगे ओनली इफ उस इंटरमीडिएट पॉइंट से देयर इज अ बेनिफिट विच इज अक्रूइंग। अगर वहां से कोई बेनिफिट नहीं निकल रहा, किसी को कोई वहां पे किसी यूजर को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, एंड दिस इज जस्ट अ पॉइंट फॉर ऑपरेशनल पर्पसेस, तो आंसर विल रिमेन 1:1। आई होप आपको ये चीज याद रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं 12 के अंदर, दैट इज बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग। अगर एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल है तो वो पिक कर लो, नहीं तो तीर घुमा के वापस ले आना। यहाँ पे B2B B2C नहीं है, इंश्योरेंस के अंदर है, बैंकिंग के अंदर नहीं है। सर ऐसा एग्जाम्पल दो ना कि वेयर द रेसिपिएंट्स एड्रेस विल नॉट बी अवेलेबल, तो क्यों तीर घुमा के वापस लाने वाली नीड पड़ेगी? ऐसा कैसे एग्जाम्पल बन सकता है बैंकिंग के अंदर? यस इट इज पॉसिबल, बन सकता है। ध्यान से सुनना, अगर एक नॉन कस्टमर है और वो एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाता है बैंक से, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ कस्टमर ऑफ HDFC, लेकिन किसी दिन मैंने ICICI से एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिया, जल्दी थी, पास में ICICI का ब्रांच था तो मैंने उनसे एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिया। डज ICICI हैज माय एड्रेस ऑन इट्स रिकॉर्ड? आंसर इज नो। उनके पास मेरा एड्रेस बिल्कुल भी नहीं है। सर क्यों? क्योंकि अरे मैं उनका कस्टमर नहीं हूं, मेरा कोई KYC नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो मैंने सर्विसेज ली, लेट से मैंने डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिया, उसके चार्जेस जो लगेंगे, उस पे जो GST लगेगा, वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन होगा? इट विल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर ओनली। वहां पे जो है वो लोकेशन ऑफ सप्लायर बन जाएगा, बिकॉज दे डोंट हैव माई एड्रेस। नेक्स्ट पे आते हैं, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 13 इज द इंश्योरेंस सर्विस। B2B है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, B2C है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। सर इफ नॉट अवेलेबल, तीर घुमा के वापस नहीं क्या लाना? नहीं, अरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेसिपिएंट का एड्रेस ना हो। इट इज सो रेगुलेटेड इंडस्ट्री। ये बैंकिंग में तो फिर भी एग्जांपल बन जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं बनेगा। नेक्स्ट 1214, सर 1214 इज एडवर्टाइजिंग सर्विस टू गवर्नमेंट। सर सुनना ना, एडवर्टाइजिंग सर्विस टू नॉन गवर्नमेंट इज 12(2), बट इट इज टू गवर्नमेंट इट इज 1214। तो यहाँ पे आप एक गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी बॉडी, लोकल अथॉरिटी को कोई सर्विस दे रहे हैं, पहली लाइन वही डालनी है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, क्योंकि इनके अंदर मोर देन वन स्टेट इन्वॉल्व होता है। जनरली इनके एडवर्टीजमेंट्स के अंदर मोर देन वन स्टेट इन्वॉल्व होता है, तो जो बाइफर्केशन होगा दैट विल बी एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, बट इफ इट इज एब्सेंट देन वी विल अप्लाई रूल 3। और रूल 3 क्या कहता है अभी हम पढ़ेंगे, 2-3 बातें समझ लो। एडवर्टाइजिंग सर्विस जो होती है, जो आप गवर्नमेंट को देते हो, यू विल अप्लाई सबसेक्शन 14, लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट को दे रहे हो तो यू विल बी अप्लाइंग सबसेक्शन 2। एंड स्पॉन्सरशिप की जो सर्विस होती है, आइसोलेशन के अंदर जो स्पॉन्सरशिप सर्विस होती है दैट इज 12(2). असाइनमेंट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल स्पॉन्सरशिप की बात मैं कर रहा हूं। अब से रूल 3 के अंदर करना क्या है, ये बहुत बच्चे छोड़ के जाते हैं, और मैं बता रहा हूं ये हो सकता है तुमसे पूछ ले, क्योंकि ये बहुत पहले पूछा गया था, तो प्लीज डू नॉट लीव एनीथिंग। रूल 3 क्या कह रहा है? रूल 3 सिर्फ मुझे एक चीज बोल रहा है कि सर आपके पास एक वैल्यू है, दिस इज अ सर्विस टू गवर्नमेंट, उसका एक वैल्यूएशन निकल रहा है, अब उसको मुझे हर एक स्टेट में डिवाइड करना है, क्योंकि वो जो ऐड है ना गवर्नमेंट की, लेट्स से गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम आ रही है, लेट्स से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव,
तो मेक इन इंडिया की ऐड करानी है, तो जनरली गवर्नमेंट एक स्टेट में नहीं ऐड कराता, 5, 8, 10 स्टेट्स में ऐड कराता है। तो अब सब स्टेट्स को अपना अपना रेवेन्यू मिलना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई हर एक स्टेट में है क्योंकि उसका बेनिफिट हर एक स्टेट में जा रहा है एडवर्टीजमेंट का। तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में अगर बाइफर्केशन दिया है तो दैट इज वेल एंड फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रूल 3 पे मत आइए। बट नहीं दिया तो क्या करें, तो सर फिर रूल नंबर 3 लगाना पड़ेगा ना, मुझे वो बेसिस ऑफ एट्रीब्यूशन लगाना पड़ेगा। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज द टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट, हम आपको कुछ कोशिश करेंगे उस वैल्यू को तोड़ने की कि किस बेसिस पे हम एट्रीब्यूट करें इन ईच स्टेट। आप इसको सिंपल रीड करोगे, एक जगह थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, मैं उसका आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा एंड देन थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। ओके, चलो। इफ द एडवर्टीजमेंट इज इन न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन, द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूशन विल बी अमाउंट पेबल टू डिफरेंट स्टेट वाइज एडिशन। तो फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली के लिए 5 लाख रुपए जा रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया महाराष्ट्र एडिशन के लिए 2 लाख रुपए जा रहा है, और यूपी के लिए एक थर्ड अमाउंट जा रहा है। तो उन्हीं तीनों के रेशियो में आपका वैल्यूएशन डिवाइड हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? तो 5 लाख के ऊपर रेवेन्यू दिल्ली को मिल जाएगा, 3 लाख के ऊपर रेवेन्यू महाराष्ट्र को मिल जाएगा, बचे हुए अमाउंट के ऊपर यूपी को मिल जाएगा। तो वही डिवीजन आपका होता जाएगा। अब मैं आपको सारे एक एक एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं आपको रीड कराता हूं, लेकिन ये वाला हमें ढंग से करना पड़ेगा क्योंकि ये वाले में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बड़ा ही डायरेक्ट रहेगा, यू विल डिवाइड इट, मतलब होता है ना इंट्यूटिवली, वो अपने आप ही होगा आपसे। ओके, एडवर्टीजमेंट थ्रू द प्रिंटेड मटेरियल लाइक पैम्फलेट, लीफलेट, कैलेंडर, टी शर्ट, तो अमाउंट पेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज थिंग्स। हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन आपको अमाउंट पेबल ना दे, बट उसकी जगह दे दे डायरेक्टली द मटेरियल टू बी प्रिंटेड, मटेरियल नंबर दे दे। मतलब फॉर एग्जांपल 10,000 पैम्फलेट्स दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट करने, 2,000 पैम्फलेट्स महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूट करने, 3,000 पैम्फलेट्स हरियाणा में डिस्ट्रीब्यूट करने, तो वो जो टोटल वैल्यू होगा वो डिवाइड हो जाएगा 10:2:3 में। ऐसा भी हो सकता है वो आपको दे दे, बिकॉज आपके आईसीआई के एग्जाम्पल में ये है। एडवर्टीजमेंट इन होर्डिंग्स, अमाउंट पेबल फॉर डिफरेंट होर्डिंग्स इन डिफरेंट स्टेट्स। एडवर्टीजमेंट ऑन ट्रेन्स, अब ट्रेन के ऊपर एडवर्टीजमेंट लगाइए, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो रेलवे का ट्रैक है, कितना ट्रैक किस स्टेट में आता है, और ये आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिस इज अवेलेबल ऑन द indianrail.gov.in। एडवर्टीजमेंट ऑन द बैक ऑफ द यूटिलिटी बिल्स, तो लेट्स से एनडीपीएल या एमएनजीएल के जो जितने यूटिलिटी बिल्स आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी के आ रहे हैं उसके बैक पे एडवर्टीजमेंट करानी है। तो उसके लिए वो एडवर्टीजमेंट का पैसा कैसे डिवाइड होगा हर एक स्टेट में, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट पेबल दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द कंज्यूमर्स हैविंग द बिलिंग एड्रेस इन ईच स्टेट। महाराष्ट्र में 10,000 कस्टमर्स है, दिल्ली के अंदर 5,000 कस्टमर है, तो ऑब्वियसली 2:1 का रेशियो में लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं 10,000 कस्टमर्स के लिए अमाउंट ज्यादा जाएगा, 5,000 कस्टमर्स के लिए अमाउंट कम जाएगा। डोंट कंसिडर 2:1, हमें अमाउंट पेबल के बेसिस पे डिवाइड करना है, बट वो अमाउंट पेबल कैसे डिसाइड किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ कितने कस्टमर्स है उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। ठीक है। एडवर्टीजमेंट ऑन रेलवे टिकट, अब एक एक रेलवे टिकट को तो ट्रैक नहीं कर सकते, तो लेट्स पुट इट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा, नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन ईच स्टेट। तो लेट्स से दिल्ली के अंदर 5 स्टेशन है, महाराष्ट्र के अंदर 15 स्टेशन है, तो 5:15 1:3 रेशियो में वो वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, लॉजिकल है यार। आप सीए फाइनल लेवल पे तो ये बहुत ही लॉजिकल चलेगा जब क्वेश्चन आपको देगा। एडवर्टीजमेंट ऑन रेडियो स्टेशन विल बी अगेन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट पेएबल फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रॉडकास्टिंग हैपनिंग इन पर्टिकुलर स्टेट। एक्चुअल में स्टूडियो का लोकेशन कहाँ है हमें फर्क नहीं पड़ता, कभी कभार स्टूडियो कहीं और होता है, उसका ब्रॉडकास्टिंग एंड एडवर्टीजमेंट कहीं और किसी स्टेट में हो रही होती है। एडवर्टीजमेंट इन सिनेमा हॉल्स, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट पेएबल टू अ सिनेमा हॉल। तो अगर पीवीआर दिल्ली के लिए मैं कुछ अमाउंट पे कर रहा हूँ और पीवीआर महाराष्ट्र के लिए कुछ पे कर रहा हूँ, तो वो रेशियो आपका यूज किया जाएगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माई एडवर्टाइजिंग इनवॉइस वैल्यू। अब मेन बात करते हैं ये टीवी चैनल की, क्योंकि वही बात हमारी इंटरनेट के लिए लग जाएगी और वही बात हमारी एसएमएस के लिए लग जाएगी। अब सर टीवी चैनल के लिए द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी योर व्यूअरशिप का डेटा, जो जिसको हम कहते हैं टीआरपी का डेटा, कि कितने लोगों ने टीवी देखा। लेकिन सर पता है इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो व्यूअरशिप का डेटा होता है ये हमारे पास तो नहीं होता, हमें लेना पड़ता है फ्रॉम वॉट एवर इज पब्लिश्ड बाय हुम, द ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। और किसी भी क्वार्टर के लिए, लेट्स से अभी करंट क्वार्टर जो चल रहा है उस क्वार्टर के लिए डेटा तो आना बाकी होएगा, तो मुझे कोई पुराना डेटा यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं पिछले क्वार्टर का लास्ट वीक का डेटा यूज करूंगा। मैं क्या यूज करूंगा, पिछले क्वार्टर का लास्ट वीक ऑफ प्रीसीडिंग डेटा, प्रीसीडिंग क्वार्टर, मुझे वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो मेरे लिए प्रॉक्सी की तरह एक्ट करेगा। लेकिन सर पता है एक और प्रॉब्लम क्या आती है, कभी कभार ये जो डेटा होता है ना, ये रीजन्स को कंबाइन करता है। सर मतलब, अरे रीजन्स को कंबाइन करता है मतलब समटाइम्स इट विल गिव द डेटा फॉर दिल्ली प्लस महाराष्ट्र, दिल्ली प्लस लेट्स से हरियाणा,
तो मेरा तो उससे काम नहीं बनेगा क्योंकि मेरे जीएसटी के लिए ये स्टेट्स अलग अलग है। तो कोई बात नहीं ना, आप ऐसा करो, आप दिल्ली और हरियाणा को इंटरनली डिवाइड कर दो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एज पर द सेंसस। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ और देन यू विल हैव ऑल द डिफरेंट नंबर्स फॉर एवरी स्टेट। आप उसके हिसाब से आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू को जो है वो डिवाइड कर देना। इंटरनेट के लिए और एसएमएस के लिए सेम स्टेप्स फॉलो करने, एग्जैक्टली लाइक दैट। बस इंटरनेट के लिए जो आप डेटा लोगे वो TRAI का लोगे, एंड एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए, जैसे करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए मैं कौन सा डेटा लूंगा, आई विल बी यूजिंग द फिगर्स ऑफ लास्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। सर ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा पब्लिशिंग अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे व्यूअरशिप का डेटा है, यहाँ पे इंटरनेट सब्सक्राइबर्स का डेटा है, और एसएमएस में टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स का डेटा है, एंड इसमें आप एक क्वार्टर के लिए पिछले क्वार्टर का डेटा यूज करोगे। तो बिकॉज ये रियल लाइफ में पब्लिशिंग की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, मुझे यहाँ पे अलग अलग लॉ बताना पड़ गया। अगर आपको एक लर्न ढंग से करना है तो आई वुड एडवाइस कि आप ये अच्छे से लर्न कर लो। सर क्या आईसीएआई हमसे इस पे भी टेस्ट कर सकता है क्या कि ये हमें याद है या नहीं है? यस कर सकता है। सीइंग द पेपर्स 90% मैं बोलूंगा, 90% वो आपको इसके ऊपर नहीं खेलेगा, आपको ये दे देगा डायरेक्टली। आई विल शो यू वन क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 12 अच्छे तरीके से। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, मुझे कुछ कुछ पॉइंटर्स कराने हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, प्लीज रीड दिस। क्रिस्टल क्लियर वाटर इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मिनरल वाटर registered in Mumbai. It enters into a contract with a global advertising agency registered in Ahmedabad for displaying its advertisement on hoardings at an award organized at a convention center, Gujarat. The structure on which the hoardings are to be displayed is taken on rent from Mr. Kapoor. अब क्या हो रहा है यहाँ पे? दो चीजें हो रही है। क्लाइंट एक कंपनी के पास गया कि हमें ऐड लगवानी है, वो कंपनी आगे मिस्टर कपूर के पास गई कि आपका होर्डिंग हमें रेंट पे चाहिए रहेगा, हमारे क्लाइंट की ऐड डलवानी है। सुनते ही बच्चा यहाँ पे एक्साइट हो जाएगा पेपर के लिए, होर्डिंग है इसका मतलब सर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस बन जाएगा। लेकिन एक बार ही ना आपको क्वेश्चन रीडिंग और बेटर करनी है। दे आर सेइंग दैट डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द टैक्स इनवॉइस टू बी रेज बाय GAA टू CCWL। वो अभी सिर्फ उतने की बात कर रहा है, दैट इज द ट्रांजेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द एडवर्टाइजिंग कंपनी, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी रेफरेंस ही नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेफरेंस आएगा व्हेन मिस्टर कपूर इज इन्वॉल्व इन द पिक्चर, जिनसे हम होर्डिंग रेंट पे ले रहे हैं। तो एक बार क्वेश्चन को आराम से रीड करना कि मुझसे पूछा क्या जा रहा है। हियर यू विल बी अप्लाइंग सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2, दैट इज द डिफॉल्ट प्रोविजन। ये आपके अनरजिस्टर्ड पर्संस की सेल के ऊपर क्वेश्चन है, OTC सेल का। वहां पे आपको सिर्फ एक चीज चेक करनी है, आई एम टॉकिंग अबाउट 10(1)(CA। यहां पे आपको सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि क्या इनवॉइस के अंदर स्टेट का नाम दिया है या नहीं दिया है। सर डिटेल्ड एड्रेस डू आई नीड? आंसर इज नो, आई डोंट नीड एनी डिटेल्ड एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट कि उसका गली नंबर क्या है, घर नंबर क्या है, फ्लैट नंबर क्या है। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आई जस्ट नीड द स्टेट नेम। अब यहाँ पे जैसे वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे मिस्टर सुनील अनरजिस्टर्ड लेके आए और बोल रहे हैं कि टैक्स इनवॉइस के अंदर जो है ना, दैट इज ओनली इशूड, द टैक्स इनवॉइस इज ओनली इशूड इन द नेम ऑफ मिस्टर सुनील ओनली। उनका कोई एड्रेस रिकॉर्ड नहीं हुआ। कंपैरेटिवली नीचे वो कह रहे हैं द टैक्स इनवॉइस वाज इशूड इन द नेम ऑफ मिस्टर पिंटू मेंशनिंग द एड्रेस एज करनाल हरियाणा ओनली। हाँ तो स्टेट तो तुम्हें मिल गया ना भाई, अरे यू गॉट द स्टेट नेम ना, तो तुम्हारा हरियाणा यहाँ पे आंसर बन जाएगा 10(1)(CA के अंदर। आपको डिटेल की एड्रेस जरूरत नहीं है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ और पॉइंट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अच्छा, एक क्लासिक एग्जाम्पल जो आता है आपका इज विथ रिस्पेक्ट टू द एकोमोडेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पुणे महाराष्ट्र का आदमी हूं और मैं गया लेट्स से दिल्ली में हयात में रहने और मैं वहां पे रहा, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा मुझे जल्दी से बताओ। हियर द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी एज पर 12(3) दिल्ली, एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? लोकेशन ऑफ सप्लायर इज ऑल्सो दिल्ली। तो ये क्या बनेगा, एक इंट्रा नेचर बनेगा दिल्ली का, इंट्रा दिल्ली नेचर सप्लाई। क्या इसका मैं ITC पुणे महाराष्ट्र वाला आदमी ले सकता हूं? आंसर इज नो। एक किसी और स्टेट का इंट्रा नेचर का ITC मैं यहाँ पे नहीं ले सकता बिकॉज मैं दूसरे स्टेट में हूँ, द स्टेट गवर्नमेंट इज डिफरेंट। एंड ऐसा नहीं होता कि आप आधे CGST का ले सकते, नो इट डजंट हैपन दैट वे, और ये एक फंडामेंटल नेचर है टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इमेबल प्रॉपर्टी में सब जगह आप देखोगे इंट्रा नेचर ही बन के आता है, इंट्रा नेचर बन के आता है बिकॉज द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इटसेल्फ। ओके, चलो मैं आपका और भी कुछ दिखाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 चेक करो। Riya is a person who is registered under GST in Karnataka. She transports certain goods by air to Mrs. Iyer, who resides in Florida. The air cargo operator by which the goods are transported is registered in Bangalore. Determine the place of supply. तो मुझे सबसे पहले बताओ यहाँ पे आप गलती क्या करते हो। सेक्शन 12 के अंदर, सेक्शन 13 के अंदर आपको रेसिपिएंट पहचानना है। रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है, द पर्सन हु इज लायबल टू पे द कॉन्सिडरेशन।
आपको सबसे पहले वही चीज सही से समझनी है कि 2 clause 93 रेसिपिएंट के अंदर ही इज द पर्सन लायबल टू पे द कंसिडरेशन। तो यहाँ पे अय्यर इज नॉट द रेसिपिएंट, यहाँ पे रिया इज द रेसिपिएंट एंड रिया इज रजिस्टर्ड। तो दिस इज अ B2B केस और ये किसके अंदर फॉल करेगा, ये 12(8) के अंदर फॉल करेगा। आंसर विल बी मैसूर कर्नाटका। इस पे आ जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल दिग्विजय रिसाइडिंग इन महाराष्ट्र इज ट्रैवलिंग विद हीरा एयरलाइंस प्रोवाइडेड विद मूवी ऑन डिमांड सर्विस ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट। मतलब ये आपका 12(10) का केस बन जाएगा। सर मुझे सबसेक्शन नहीं याद, कोई बात नहीं, आपको ये तो याद रहेगा कि सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेंस के अंदर फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या रहेगा, वो आपका आंसर बनेगा। तो ये बोल रहे ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग दिल्ली महाराष्ट्र लेग ऑफ बैंकॉक दिल्ली महाराष्ट्र फ्लाइट। तो ये लेग के अंदर लिया, लेकिन फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या बनेगा, वो आपका बैंकॉक बनेगा। ये चीज मत भूलना, ये आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहे, देखो कृष्णा देवराया अ मैनेजर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बरेली टू भोपाल। मिस्टर कृष्णा देविया's family station in Kanpur. He hires the North carriers registered in Uttar Pradesh to transport the goods from Kanpur to Bhopal. आपको ना क्वेश्चन अलग 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 तरीकों से कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि भैया रेसिपिएंट कौन है, रेसिपिएंट है कृष्ण देवराया, क्या वो रजिस्टर्ड है, नहीं। तो हम देखेंगे वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हैंड ओवर कहां से कहां होने वाले, प्लीज पे टेंशन, कानपुर में हैंड ओवर होंगे क्योंकि वो यहां से भोपाल की तरफ जाने वाले हैं। तो आपका आंसर प्लेस ऑफ सप्लाई का क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा कानपुर। वो यहां से जा रहा है, वो वहां पे शिफ्ट हो रहा है, उसका उसका ट्रांसफर यहां से वहां हुआ, आई डोंट केयर। सामान कहां से कहा जा रहा है, फैमिली का सामान शिफ्ट कर रहे हैं, फैमिली जी कानपुर में है, तो कानपुर आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान देना, ये आपका वो जो हमने अभी अभी व्यूअरशिप के ऊपर हमने डेटा देखा, उसका डिवीजन कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट से डील कर रही है, उन्होंने एक प्रेस ऑर्डर निकाला है मून प्लस चैनल को, जो कि स्टेट ए के अंदर रजिस्टर्ड है फॉर टेलीकास्टिंग एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये 12(14) के अंदर चला जाएगा। दिस एडवर्टीजमेंट इज बीइंग टेलीकास्ट इन A, B, C, D एंड E। तो पांचों के पांचों इस आंसर के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई में आएंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में वैल्यू डिवाइडेड है तो ठीक है, नहीं तो हमें रूल नंबर 3 लगाना पड़ेगा। The total value is 10 लाख, जिसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। You are required to determine the place of supply attributable to all these 5 states। आपको नेचर भी निकालना है, आपको लायबिलिटी भी निकालनी है, और आपको यह भी बताना है कि एक इनवॉइस निकलेगा या अलग अलग स्टेट वाइज निकलेगा। सर स्टेट वाइज तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, इंट्रा का तो आप एक निकाल सकते हो, लेकिन इंटर के तो अलग अलग निकलेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग होगा। यू रिमेंबर राइट, ये रिवीजन है इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इनवॉइस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई आपको मैंडेटरी होता है इफ इट इज अ इंटरस्टेट सप्लाई। अब देखो जैसे इन्होंने व्यूअरशिप डेटा दिया है, ए का दिया है, B+C का दिया है और D+E का दिया है, तो आप प्राइमरीली इसके अंदर डिवाइड कर लो, 1:2:1 के अंदर डिवाइड कर लो। बट ये वाला काम आपका बनेगा नहीं अभी, क्योंकि ये आपको 2 स्टेट्स का एक साथ दे रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी उसको फर्दर 2 में तोड़ना पड़ेगा, और वो तोड़ने के लिए आपके पास डेटा है B और C का, दैट इज 180:20, तो मुझे इसको 180:20 में तोड़ना पड़ेगा, और नीचे वाला 100:25 में फिर से तोड़ना पड़ेगा। इज दिस क्लियर, समझ आ रहा है। और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा ए स्टेट के लिए, वो आपका इंट्रा नेचर बन जाएगा, क्योंकि हमारा जो सप्लायर है मून चैनल वो भी स्टेट ए के अंदर है, और बचे हुए आपके सारे इंटर बन जाएंगे, जिनके लिए आपके सेपरेट सेपरेट इनवॉइसेस जाएंगे। आप इसको कैलकुलेटर पे फिर सॉल्व करना, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 13 पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार सेक्शन 12 के सारे सबसेक्शन का दोबारा एक माइंड मैप देना चाहता हूँ। लेट्स स्टार्ट क्विकली। 12(1) इज द बेसिक एप्लीकेबिलिटी, 12(2) इज द डिफॉल्ट प्रोविजन, 12(3) इज द इमेबल प्रॉपर्टी, 12(4) इज द परफॉर्मेंस काइंड ऑफ अ सर्विसेज, जैसे आपका केटरिंग हो गया, कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह हो गया, और इसके अंदर पर्सनल ट्रेनिंग भी हो जाएगा। 12(5) इज द ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, 12(6) हमने इवेंट में एंट्री ली, फिर देखा किसने ऑर्गेनाइज किया है, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द 12(7). उसके बाद 12(8) में अपने माल भेजा, गुड्स भेजे, उसके बाद हम खुद चले गए, और उसके बाद हम बोर हो रहे थे तो हमने सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेंस ले ली, और हाथ में चाहिए होता है फोन, तो 12(11) में टेलीकॉम। उसके बाद देखा बैंक बैलेंस कितना है 12(12) के अंदर, और उसके बाद जो इंश्योरेंस के काम तो लास्ट में याद आते हैं, और उसके भी लास्ट में आते हैं सरकारी काम, तो एडवर्टीजमेंट सर्विस टू गवर्नमेंट। कई बच्चे इसको कैसे लर्न करते क्लास के अंदर, ये तो बेसिक याद रहेगा। सबसे पहले घर का काम, घर सबसे इंपॉर्टेंट है जी, 12(3). उसके बाद हम देखेंगे 12(4), क्योंकि उसके अंदर परफॉर्मेंस करना है, घर के अंदर जिम वगैरह रहेगा, खाना वाना खाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा ट्रेनिंग वेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल अपने को अपस्किल करेंगे, और उसके बाद जाएंगे हम एक इवेंट में, तो इवेंट में एंट्री लेंगे और देखेंगे इवेंट कैसा हुआ, और उसके बाद हम कोरियर कर देंगे 12(8) का। उसके बाद हम खुद निकल जाएंगे 12(9) के अंदर, लेकिन बोर हो जाएंगे तो सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेंस लेंगे, और हाथ में चाहिए रहेगा फोन, दैट इज 11 टेलीकॉम।
ठीक है। ये सारा होने के बाद देखा बैंक बैलेंस कितना है भाई, एक बार देख लेते खर्चे होने के बाद। तो दैट इज 12 जो आपका बैंकिंग फाइनेंशियल वगैरह रहता है, स्टॉक ब्रोकिंग और इंश्योरेंस का काम लास्ट में आता है, और उसके भी लास्ट में आएगा आपका सरकारी काम, दैट इज एडवर्टीजमेंट सर्विस टू गवर्नमेंट। ये था आपका सेक्शन नंबर 12। अब मैं आपके साथ चलता हूँ सेक्शन नंबर 13 की तरफ। सेक्शन नंबर 13 में क्या है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। एक आदमी बाहर है, एक इंडिया में है। यहाँ पे B2B B2C की बात अपन नहीं करेंगे। 13 से लेके 13 चलेगा। वही पहला सबसेक्शन इज अबाउट द एप्लीकेबिलिटी एंड सेकंड सबसेक्शन इज अबाउट द डिफॉल्ट प्रोविजंस। लेट्स स्टार्ट। डिफॉल्ट प्रोविजंस मतलब कोई भी स्पेसिफिक सबसेक्शन नहीं लगा। यहां पे आपका आंसर क्या बनेगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अगर वो आपके सप्लायर के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अवेलेबल है तो। इन सेक्शन नंबर 12 वी हैड यूज्ड द लैंग्वेज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। यहां पे मैं रिकॉर्ड से ज्यादा एक वाइडर वर्ड दे रहा हूं, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इफ यू हैव द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, वो आंसर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, वरना तीर घुमा के वापस लाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको अच्छे से समझना। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस मतलब इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स, इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल्स। इसका मतलब होता है यू रिक्वायर द गुड्स, यू रिक्वायर दैट इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू परफॉर्म द सर्विस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे फिजिकल इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन करना है तो भैया मुझे मशीन साथ में चाहिए रहेगा ना हाथ में, तो दैट इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। अगर मुझे वेयर हाउसिंग ऑफ गुड्स करना है तो मुझे वेयर हाउसिंग के लिए आपके गुड्स चाहिए रहेंगे। अगर मुझे आपके ऊपर कोई मेकअप ट्रीटमेंट करना है, आपको सिक्योरिटी सर्विस देनी है, तो मैं आपके साथ रहूंगा ना, आप मुझे चाहिए इन पर्सन, आई रिक्वायर यू, सो दिस इज नोन एज द परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। अब देखो इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, वेरेवर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। क्या ये बात समझ में आई? अब गुड्स वाले में देयर आर 2 एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन मतलब द प्लेस ऑफ सप्लाई विल नॉट बी वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म बट रादर समथिंग एल्स। एक्सेप्शन नंबर 1 इज व्हेन द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑन रिमोट लोकेशन, रिमोट बेसिस, रिमोट लोकेशन। सर एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जस्ट पे अटेंशन। सपोज यहाँ पे एक इंजीनियर है और ये इंजीनियर है बेंगलोर में, और ठीक है ये बेंगलोर है, क्या लिख दिया ये मैंने, बेंगलोर। और सपोज यहाँ पे एक क्लाइंट है उनका जो कि यूएस के अंदर है, और इन क्लाइंट का जो लैपटॉप है उसके ऊपर कुछ काम करके देना है, सम इंस्टॉलेशन सर्विस इज गोइंग टू बी गिवन व्हिच इज गोइंग टू बी टेकन ऑन अ रिमोट बेसिस। हम रिमोट पे लेंगे और हम इसको रिमोट बेसिस पे काम करके देंगे। अगर मैं इसको एक्सेप्शन में नहीं डालता तो आंसर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनता, वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म, दैट इज इंडिया। लेकिन ये सही बात नहीं है, माल जो है वो गुड्स जो है वो यूएस के अंदर है, वहां पे उसका बेनिफिट लिया जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्सेप्शन। तो इस केस के अंदर आपका आंसर बनेगा वेयर द गुड्स आर लोकेटेड, the location of the goods at the time of performance of service। तो ये एक्सेप्शन बना। अगर एक्सेप्शन नहीं बनता तो आंसर क्या होता, वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म, दैट इज बैंगलोर इंडिया। बट ये एक्सेप्शन के अंदर फॉल करेगा और आंसर क्या बनेगा, लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, दैट हैपेंस टू बी द यूनाइटेड स्टेट्स। क्या ये आपको बात समझ में आई? ये मेरा एक्सेप्शन नंबर 1 था। एक्सेप्शन नंबर 2 के अंदर क्या हो रहा है, द गुड्स आर टेम्पररीली इंपोर्टेड इनटू इंडिया, द गुड्स आर टेम्पररीली इंपोर्टेड इनटू द इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस। उसके बाद रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस होने के बाद मैं गुड्स को इंडिया में यूज नहीं करूंगा, मैं उतना ही यूज करूंगा जितना इट इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोसेस या रिपेयर या ट्रीटमेंट, मतलब जितना मुझे यूज करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल मैंने कैलकुलेटर को रिपेयर करने के लिए इंडिया में मंगवाया, सो इन दिस केस द रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, आई एम द सप्लायर इन इंडिया। तो मैं सिर्फ इतना तो चेक करूंगा ना भाई कि 2 + 2 4 हो रहा है या नहीं हो रहा, इतना तो चेक करूंगा ही ना। लेकिन मैं ये नहीं कि मैं उसको पूरा 2 महीने एक बैच के अंदर यूज करूंगा देन आई विल एक्सपोर्ट बैक, तो ये एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। टेम्पररी आपने मंगवाया, इंडिस्पेंसिबल यूज आपने किया, लेकिन अदर देन दैट आपने कोई यूज नहीं किया, करने के बाद आपने गुड्स को वापस भेज दिया, the goods were sent back to the US, that is the foreign से आपने जहां से भी मंगवाया था। इस केस में आंसर क्या बनेगा, since this is an exception the answer will not be where the services are actually performed but rather the answer will be the location of recipient, otherwise तीर घुमा के वापस लाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट प्रोविजन यहाँ पे लग जाएंगे। आपको बात समझ में आई? सर इसके पीछे का लॉजिक, गुड्स बाहर यूज होने वाली है, रिपेयर यहां हुआ लेकिन गुड्स का यूज बाहर होने वाला है, तो उसको वहां पे आंसर बनने दो प्लेस ऑफ सप्लाई का रादर देन बीइंग इन इंडिया। सर अगर इसको यूज किया तो, अगर यूज किया तो एक्सेप्शन नहीं लगेगा, फिर नॉर्मल लॉ लगेगा, वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म, दैट इज इंडिया। इसका एक क्वेश्चन है, क्लासिक क्वेश्चन है जोगिंदर ड्रिल्स का, जो मैं आपको भी कराऊंगा और उसमें हम चीजें और देख लेंगे। ठीक है चलो, सो दीज 2 एक्सेप्शंस आर डन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल्स आई हैव डन। अब ये क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ कटिंग पॉलिशिंग एक्टिविटी फॉर अनपॉलिश्ड डायमंड्स व्हिच आर टेम्पररीली इंपोर्टेड इनटू इंडिया। ये एक्जैक्टली वही बात कर रहा है कि अगर कटिंग पॉलिशिंग के लिए भी आपने इंडिया में मंगवाया एंड आपने इंडिया में उसको यूज नहीं किया, वापस भेज दिया, तो यहाँ पे भी आप डिफॉल्ट प्रोविजन लगाएंगे, ना कि वेयर द सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म। 13.4 इज एक्जैक्टली लाइक योर 12.3, दैट इज इमेबल प्रॉपर्टी। तो देयर आर सम सर्विसेज वी हैव परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी, द आंसर विल बी द लोकेशन और इंटेंडेड लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सर यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया हुई तो वो
प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया का लोकेशन ही रखना है आंसर, या उसको भी खींचातानी करनी है? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कोई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट वगैरह खींचातानी करने की जरूरत नहीं है, वो सेक्शन 12 के अंदर करना है। इन 13(4) द आंसर विल रिमेन द लोकेशन और इंटेंडेड लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? चलो 13(5) इवेंट। अब यहाँ पे जो इवेंट है अलग अलग नहीं है, इधर ऑर्गेनाइजेशन इज कवर्ड एज वेल एज द एडमिशन इज कवर्ड, द प्लेस ऑफ इवेंट विल बी द आंसर ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड 13(6) एंड 13(7) को जरा ध्यान से समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होता है। देखो 13(3) हमने कर लिया परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, 13(4) हमने किया इमेबल प्रॉपर्टी, और 13(5) हमने किया इवेंट ऑर्गेनाइजेशन प्लस एडमिशन। अगर ये जो तीनों आपकी सर्विसेज में से कोई भी एनी वन ऑफ देम, मतलब जिसकी भी हम बात करेंगे क्वेश्चन में, अगर ये मोर देन वन लोकेशन होता है इंक्लूडिंग इंडिया, मतलब काइंड ऑफ आप कह लो मोर देन वन कंट्री, तो उस केस में आंसर क्या बन जाएगा? जो भी इंडिया का लोकेशन उसके अंदर इन्वॉल्व है वो आपका आंसर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल द प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कोई काम हो रहा है एंड प्रॉपर्टी इज इन दिल्ली, प्लस उसकी एक प्रॉपर्टी यूके में है, प्लस एक प्रॉपर्टी लंदन में। अब आपने एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तीनों को ले लिया, तो उस केस में पूरे के पूरे का आंसर इंडिया बन जाएगा। एंड इफ इट इज हैपनिंग इन इंडिया इन मोर देन वन स्टेट, तो वहां पे लग जाएगा आपका 13 सबसेक्शन 7। ये था आपका 13 सबसेक्शन 6, मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग इन टैक्सेबल टेरिटरी। लेकिन 13(7) जो है दैट इज मोर देन वन स्टेट इन इंडिया, तो वहां पे 13(7) बनेगा और वहां पे आपके रूल्स निकल के आएंगे। पे अटेंशन कैसे? पहली बात तो वही लाइन डालनी है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, बट इफ इट इज साइलेंट वी विल अप्लाई द फॉलोइंग रूल्स। पे अटेंशन। हमने तीन चीजों के बारे में बात करनी है, 13(3) के बारे में बात करनी है, 13(4) के बारे में बात करनी है, 13(5) के बारे में बात करनी है। 13(4) के रिस्पेक्ट में हम लगाते रूल नंबर 4 ही। रूल नंबर 4 जो ऊपर पढ़ लिया था हमने 12(3) के साथ, यू रिमेंबर सिंगल प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी, वही एज इट इज यहां लगाना है। हम अलग से रूल 8 के अंदर कुछ भी नहीं बताएंगे। 13(5) में हम लगाते रूल 9, लेकिन रूल 9 भी गेस व्हाट, वो अलग से कुछ नहीं बताता, वो कहता है अप्लाई रूल 5 ओनली दैट वी हैव कवर्ड इन 12(7). वो आप 12(7) के अंदर ही लगाओ, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। लेकिन जो हमारा 13(3) है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, इसमें कोई सेक्शन 12 जैसी बात नहीं है, तो यहाँ पे हमें एक नए तरीके से रूल 7 कुछ आके बताएगा। तो यहाँ पे कहानी क्या चल रही है? परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस हो रही है, मोर देन वन स्टेट में हो रही है, इंडिया के अंदर हो रही है। इफ इट इज अ सर्विस रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, अब वहां पे गैप लगाइए, गैप मतलब अलग से कुछ नहीं करना, द क्वेश्चन विल टेल अस व्हाट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर। इफ इट इज अ सेम गुड और इट इज अ डिफरेंट गुड, सर इसका एग्जांपल भी अभी करा दो, समझना आराम से। इफ इट इज अ सेम गुड, आप इसको इक्वली डिवाइड करिए। सर नहीं समझ में आ रहा हमें, आप एक बार एग्जांपल से सुनो मेरी बात। सप्लायर हूं मैं, दैट इज इन इंडिया, मैं इंडिया का लोकेशन है, और रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, तो हमने लगाया सेक्शन नंबर 13। लेट्स से इट इज अ केस ऑफ टेस्टिंग ऑफ सर्विस, फिजिकल टेस्टिंग ऑफ सर्विस, सो दिस इज 13(3) परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस एंड इट इज हैपनिंग इन दिल्ली एंड इट इज हैपनिंग इन लेट्स से महाराष्ट्र। सो नाउ दिस इज मोर देन वन स्टेट, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 13(7). मतलब अगर इंडिविजुअली इन्वॉल्वमेंट है 13(3) का हो सकता है, 13(4) का हो सकता है, 13(5) का हो सकता है। लेकिन जब ये तीनों में से कोई भी सर्विस एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग इंडिया बन जाता है, तो वो फॉल कर जाएगा 13(6) के अंदर। और इन तीनों में से 13(3), 4, 5 में से सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मोर देन वन स्टेट में आता है इन इंडिया, वो बन जाएगा 13(7) के अंदर। तो इस केस में ये 13(7) में आ जाएगा। ये 13(3) को 13(3) के अंदर एनालाइज नहीं होगा, ये 13(7) के अंदर एनालाइज होगा। अब 13(7) के अंदर हमने क्या बोला कि लेट्स से ये जो मशीन है वो एक ही मशीन है जिसका टेस्टिंग एक बार हो रहा है दिल्ली के अंदर, एक बार हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। सो दिस इज द सेम आइटम, सेम गुड्स, दोनों में आपका 1:1 के अंदर द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डिवाइडेड। बट लेट्स से इट इज अ डिफरेंट गुड्स। फॉर एग्जांपल ये जो रेसिपिएंट है इसका मैं मशीन का टेस्टिंग नहीं कर रहा, मैं उसके गाड़ी की सर्विसिंग कर रहा हूं। अगेन इट इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, फॉर सर्विसिंग आई रिक्वायर द कार। लेट्स से उसकी दो कार है, एक है ऑडी और एक है लेट्स से ऑल्टो। ऑल्टो जो है वो सर्विस हो रही है महाराष्ट्र के अंदर, ऑडी सर्विस हो रही है दिल्ली के अंदर। तो यहां पे अब प्लेस ऑफ सप्लाई 1:1 नहीं डिवाइड होगा, यहां पे डिवाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ ऑडी एंड ऑल्टो। तो मेरा जो यहाँ पे सर्विसिंग का इनवॉइस है, मुझे उसको डिवाइड करना पड़ेगा दिल्ली और महाराष्ट्र के अंदर इन द रेशियो ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ दैट गुड्स, दैट इज इन माय केस द कार्स, ऑडी एंड ऑल्टो। यही बात आपको यहाँ पे समझनी है, ये आपके आईसीए मटेरियल का एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो 13(8) की बात करते हैं। इन केस ऑफ 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज, द आंसर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। केस नंबर 1, सर्विसेज बाय अ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इट्स अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर मतलब इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट है, एनआरई एनआरओ अकाउंट भी हो सकता है। सेकंड इज द इंटरमीडियरी सर्विसेज। इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है? देयर आर 3 पार्टीज इन द ट्रांजैक्शन वेयर 2 पार्टीज आर डीलिंग विद ईच अदर। आई एम द पर्सन इंटरमीडियरी, मैंने इन दोनों को मिलवाया और मैंने बीच में कमीशन अर्न किया। मैं अपने ओन अकाउंट पे कोई सप्लाई नहीं कर रहा, सप्लायर और रेसिपिएंट इन्वॉल्व है, मैं सिर्फ अपना कमीशन खा रहा हूं उन दोनों को मिलवा के। ठीक है, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंटरमीडियरी सर्विसेज। एंड थर्ड इज द रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल इंक्लूडिंग यॉट अप टू द पीरियड ऑफ 1 मंथ।
एंड एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एक्सक्लूडिंग वेसल। तो एयरक्राफ्ट वेसल को आपने एक भी दिन के लिए रेंट पे दिया तो वो 13.8 के अंदर नहीं जाएगा, वो 13.2 के अंदर जाएगा। आपने नॉर्मल मोटर व्हीकल या यॉट को 1 मंथ से ज्यादा हायर करने के लिए दिया तो वो चला जाएगा 13.2 के अंदर। लेकिन यहाँ पे अगर वो रहा तो 13.8 के अंदर। द आंसर विल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट इज ओमिटेड तो वहां पे आप 13.2 लगाएंगे। बाकी ये दोनों एग्जैक्टली लाइक योर 12.9 एंड 12.10 है। दैट इज पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, एम्बार्केशन फॉर कंटिन्यूअस जर्नी, और 13.11 सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर फॉर दैट जर्नी। ओइडार, अब सर थोड़ा सा ओइडार के बारे में बात कर लेते हैं। What do you mean by OIDAR? OIDAR का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। इसका मतलब होता है दो चीजें। यहाँ पे आपकी दो कंडीशंस लगती है। फर्स्ट, देयर इज अ यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, मतलब आपका इंटरनेट, आईटी मत लिखो, इंटरनेट मींस लिख लो आप। बस दिमाग में रखना कि यहाँ पे इंटरनेट का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, टू प्रोवाइड द सर्विस। एंड सेकेंड, इट इज इम्पॉसिबल विदाउट इंटरनेट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं नेटफ्लिक्स बिना नेट के नहीं देख सकता, तो डाउनलोड कर लूंगा। अरे डाउनलोड के लिए भी तो नेट चाहिए ना। तो ई बुक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग हो गया, मेरा पढ़ाना आपको हो गया, ये सब ओइडार सर्विसेज होती है। क्या बात समझ में आ रही है? इसी के रिस्पेक्ट में देयर इज वन मोर टर्म दैट आई वांट टू यूज लिटिल बट मैं लिटिल लेटर, लेकिन मैं आपको बता के छोड़ता हूं। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। ये क्या टर्म होता है? व्हेन द सप्लायर इज ऑफ ओइडार एंड ही इज ऑपरेटिंग फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी अब्रॉड, और इंडिया में हमारा रेसिपिएंट है जो कि अनरजिस्टर्ड है, स्पेसिफिकली ओइडार की बात हो रही है, तो उस केस में इसको बोला जाता है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। अब सर प्लेस ऑफ सप्लाई में जो हम बात करेंगे ओइडार के रिस्पेक्ट में, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई? द आंसर विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट प्रोवाइडेड एनी टू ऑफ द नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशंस आर कंप्लाइंट। मतलब आपको 5-6 कंडीशंस दी हुई है, उसमें से कोई भी 2 कंडीशंस लग जानी चाहिए। अगर वैसा हुआ तो आंसर विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इंडिया। सुनो, इन जनरल प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लेकिन उसको इंडिया कब मानेंगे? जब इनमें से कोई भी 2 कंडीशंस एंड प्रोवाइडेड वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए, एंड एनी 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। व्हाट आर द कंडीशन सेटिस्फाइड? आपका बिलिंग एड्रेस इंडिया का है, आपका आईपी एड्रेस इंडिया का है, आपका कार्ड जो है रुपे डेबिट कार्ड वीजा मास्टर कार्ड वो इंडिया में इशू हुआ है, आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल आपने इंडिया का दिया है, आपका मोबाइल नंबर आपने +91 का दिया है, आपका क्रेडिट कार्ड या जो भी लैंडलाइन नंबर है वो इंडिया का है। तो दिस शोज काइंड ऑफ, इसको बोलेंगे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो ये सर्कमस्टेंशियली मुझे शो करेगा कि रेसिपिएंट इंडिया में है, हम आंसर इंडिया में बना देंगे और इंडिया में प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। 13 इज अ नोटिफाइड सर्विसेज। यहाँ पे 2 चीजें आपको याद रखनी है। इन केस ऑफ 2 सर्विसेज, हियर द आंसर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। सर ये नोटिफाइड क्यों बोल रहे हो? ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में नॉन टैक्सेशन या डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए लाए गए हैं। एंड द 2 सर्विसेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द फार्मा सेक्टर, R&D सेक्टर। फार्मा सेक्टर का R&D सेक्टर मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में R&D की बात कर रहा हूं। एंड B2B MRO, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल ठीक ठाक करना। क्या? वेसल के इंजन, वेसल के पार्ट्स, या फिर एयरक्राफ्ट के इंजन, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स। इन दोनों में आपको लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आंसर बनाना है प्लेस ऑफ सप्लाई का। इस फार्मा वाले में बस ध्यान रखना है 1-2 और कंडीशंस, दैट सप्लाई शुड बी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सप्लायर एंड रेसिपिएंट एंड ऑल कंडीशंस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आर कंप्लाइड एक्सेप्ट दैट द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। क्योंकि ऐसा क्यों बोला? क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए 13 में नोटिफिकेशन अलग से आता है, तो उसको छोड़ के वो कह रहे हैं बाकी कंडीशंस तो पूरी करो एक्सपोर्ट की, जो मैं आपको भी बताऊंगा जस्ट इन 5 to 7 मिनट्स। ठीक है, तो दोनों के अंदर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को आंसर बनाना मत भूलना। 13 के अंदर मैं एक बार आपको फटाफट से 13 के भी सारे सबसेक्शन बता देता हूं फिर से। ठीक है, जस्ट एक ब्रीफ रिवीजन फटाफट से क्या क्या पढ़े थे ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है। 13.1 इज द एप्लीकेबिलिटी, दैट इज वन ऑफ देम इज आउटसाइड इंडिया। 13.2 इज द डिफॉल्ट प्रोविजन, यहाँ पे B2B B2C का कोई कंसेप्ट नहीं है। रेसिपिएंट का लोकेशन ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर है तो ठीक है, न तो तीर घुमा के वापस लोकेशन ऑफ सप्लायर बना देना। 13 इज द परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, जहां पे हमने आंसर बनाया था वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो इंडिविजुअल का हो। गुड्स वाले में देयर वाज 2 एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नंबर 1 इज रिमोट मींस, जहां पे आंसर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है लोकेशन ऑफ द गुड्स जब सर्विस दी जा रही है। और सेकंड केस में जो हमने एक्सेप्शन पढ़ा था दैट इज द टेम्पररी रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए आपने इंडिया में उसको इंपोर्ट किया है और करने के बाद आप उसको बिना यूज या फिर वो यूज जो कि इनडिस्पेंसिबल है अपने सप्लाई के लिए, तो वो करके हम उसको बाहर भेज देंगे। हियर द आंसर विल बी एज पर काइंड ऑफ लाइक द डिफॉल्ट प्रोविजन, दैट इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अदरवाइज तीर घुमा के वापस। यस, एंड इंडिविजुअल के केस में अगेन द आंसर विल बी वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म। 13.4 इज द इमेबल प्रॉपर्टी, लोकेशन और इंटेंडेड लोकेशन। 13.5 इज द इवेंट एडमिशन प्लस ऑर्गेनाइजेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। अगर इन दोनों
इन तीनों में से 13.3, 13.4, 13.5 इफ इट इज हैपनिंग इन मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग इंडिया, तो ये बन जाता है 13.6, आंसर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दैट लोकेशन इन इंडिया। एंड इफ इट इज इन मोर देन वन स्टेट इन इंडिया, तो वहां पे लग जाता है 13 सबसेक्शन 7, जहां पे इमेबल प्रॉपर्टी और आपका इवेंट वाले कुछ और नहीं कहते, वही बोलते जो सेक्शन 12 में बात कवर करी थी। और आपके परफॉर्मेंस वाले में इट डिपेंड्स वेदर इट इज अ सेम गुड, डिफरेंट गुड और इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में गैप लग जाएगा, सेम गुड में 1:1 या जो भी रेशियो है वो लग जाएगा, 3 है तो 1:1:1। और अगर डिफरेंट गुड्स है तो आपको क्या यूज करना है, देन इन दैट केस यू हैव टू यूज रेशियो ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स, रेशियो ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स। क्या आप चीजों को हैंडल कर पा रहे? हाँ सर हम हैंडल कर पा रहे, आगे बढ़िए। ये हो गया हमारा 13.7 तक। उसके बाद 13.8 में हमने 3 सर्विसेज पढ़े थे, जहां पे द आंसर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर। अकाउंट होल्डर वाला पढ़ा था, और हमने इंटरमीडिएरी वाला पढ़ा था, और अपने हायरिंग वाला पढ़ा था, अप टू 1 मंथ इंक्लूडिंग यॉट एक्सेप्ट वेसल एक्सेप्ट एयरक्राफ्ट। उसके बाद 13.9 वॉज ओमिटेड, गुड्स ट्रांसपोर्ट में आप 13.2 ही लगा रहे हैं आज के इसमें। 13.10 इज पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, एम्बार्केशन फॉर कंटिन्यूअस जर्नी। 13.11 सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेंस, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। 13.12 इज ओइडर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, इंडिया बनाना है अगर 2 नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशंस कंप्लाई हो जाए। 13.13 वॉज नोटिफाइड, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, फार्मास्यूटिकल B2 फार्मास्यूटिकल R&D एंड B2B MRO सर्विसेज। हो गया? आप ऐसा 4-5 बार करो ना, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। यू विल लर्न एवरीथिंग, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं आपके साथ सेक्शन नंबर 7 के अंदर, दैट इज इंटरस्टेट का मीनिंग। सेक्शन नंबर 8 के अंदर दैट इज इंट्रास्टेट का मीनिंग। देखो एक जनरल में तो आपको पता है क्या मतलब होता है इंटरस्टेट इंट्रास्टेट का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एवरीथिंग इज इंटरस्टेट। इन जनरल इंटरस्टेट क्या होता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट ड्यूटीज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा एक इंटरप्रिटेशन निकल के आने वाला है, जो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही कराऊंगा। तो मोटा मोटा समझ लो, लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट के अंदर नहीं है या एक यूटी के अंदर नहीं है, अलग अलग है, तो वो बन जाएगा इंटरस्टेट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमेशा इंटरस्टेट बनेगा। एसईजेड डेवलपर या एसईजेड यूनिट जब भी सप्लाई में इन्वॉल्व है, इधर टू और बाय, वो सप्लाई कर रहा है या उसको सप्लाई हो रहा है, इट विल ऑलवेज बी एन इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे एक रेसिडरी क्लॉज लगता है, जो मैं अभी आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसके अंदर मैं लगाऊंगा। रेसिडरी क्लॉज क्या कहता है कि अगर कहीं पे कोई सप्लाई नहीं बन पाई इंट्रा के अंदर या इंटर के अंदर भी कहीं और नहीं बन पाई, तो वो हमारे पास, हम उसको अपना लेंगे। किसी बच्चे को अगर कोई घर नहीं मिला तो हम उसको अपना घर देंगे, तो वो इंटरस्टेट बन जाएगा। ठीक है, रेसिडुअल क्लॉज बोलते हैं इसको। और एक आता है हमारा इंट्रा। इंट्रास्टेट क्या होता है? इंट्रास्टेट मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाईज इन वन स्टेट और वन यूटी। ठीक है, एसईजेड डेवलपर यूनिट कभी भी इंट्रा नहीं बनेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कभी भी इंट्रा नहीं बनेगा। और एक होता है सप्लाई टू टूरिस्ट। टूरिस्ट का मतलब क्या होता है? जो नॉन इमिग्रेंट पर्पज के लिए, मतलब नॉर्मल घूमने फिरने के लिए आया है, कोई रहने नहीं आया, तो टूरिस्ट को जो भी सप्लाई होती है इट इज ऑलवेज एन इंटरस्टेट सप्लाई। सर यहाँ पे एक मीनिंग आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कैसे मानना है, तो दिस इज जस्ट लाइक आपका 25/4, 25/5। एक स्टेट में 2 यूनिट है, एक स्टेट में 1 यूनिट एंड दूसरे स्टेट में 1 यूनिट है, या फिर इंडिया में 1 यूनिट है एंड माई आउटसाइड इंडिया दैट इज द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, उसके अंदर एक मेरा यूनिट है, तो ये आपस में क्या बन जाएंगे सारे? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। दिस इज यूज्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 9 करो, फिर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिनेशन हम समझाएंगे। सप्लाई इन द टेरिटोरियल वाटर्स, ये बड़ा ही सिंपल है। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई पानी में है, तो पानी तो आंसर नहीं बन सकता, किसी स्टेट को ज्यूरिसडिक्शन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई नियरेस्ट कोस्टल स्टेट बन जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल इट इज 3 किलोमीटर फ्रॉम स्टेट ए एंड 8 किलोमीटर फ्रॉम स्टेट बी, तो आपका स्टेट ए आंसर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो अब मैं फटाफट से एक बार आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेफिनेशंस बता देता हूं। देखो गुड्स के अंदर देयर इज नो एनालिसिस इन्वॉल्व बिकॉज फिजिकल आइटम है। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज ब्रिंगिंग द गुड्स फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स टेकिंग द गुड्स फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। सर्विसेज के अंदर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सर्विसेज के अंदर इफ इट इज अ केस ऑफ इंपोर्ट एंड इट इज अ केस ऑफ एक्सपोर्ट, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में देर आर 3 कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1 इज the supplier is in non-taxable territory, recipient is in taxable territory India, मतलब supplier बाहर है, recipient India में है, and it is a case of what? Place of supply being in India, that is taxable territory. एक्सपोर्ट में ये तीनों तो एकदम उल्टे हो जाएंगे। सप्लायर इज इन टैक्सेबल टेरिटरी, रेसिपिएंट इज इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, प्लेस ऑफ सप्लाई इज अब्रॉड दैट इज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। और 2 कंडीशन साथ में लग जाएंगी। वो 2 कंडीशंस क्या है? 4th एंड 5th कंडीशन आप इसको लिखो। दिस इज माय 4th कंडीशन दैट वॉट एवर इज द पेमेंट दैट यू आर रिसीविंग, दैट पेमेंट जो आप पैसा रिसीव कर रहे हो अपने सर्विस का, दैट शुड बी इन अ कन्वर्टिबल फॉरेक्स और INR वेरेवर परमिटेड।
फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेक्स में पैसा होना चाहिए एंड आईएनआर वेरेवर परमिटेड। आईएनआर कहाँ पे परमिटेड है? नेपाल भूटान में जनरली वो परमिट किया गया है। और फिफ्थ इज दे शुड नॉट बी द एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब मेरा एक यूनिट है दिल्ली में और मेरा ही एक ब्रांच है यूएस के अंदर, तो ये इसको एक्सपोर्ट करके यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? और ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, दे शुड नॉट बी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर व्हाट? एज पर द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 8, एज पर द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 8। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं आपके साथ। सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 14A के अंदर इसका फंडामेंटली आप चीजों को जरा समझना, यहाँ पे फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग वीक रहती है। सेक्शन 14 की बात हो रही है व्हेन इट इज अ केस ऑफ ओइडार एंड द सप्लायर इज इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी एंड द रेसिपिएंट इज नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन। रेसिपिएंट बोले तो ये एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट हो, और आप एक ई बुक खरीद लेते हो, ठीक है। आप रात को एक दिन पढ़ाई से बोर हो जाते हो और आप लेट से यूके के एक पब्लिशर से ई बुक खरीद लेते हो, तो यू आर अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट बिकॉज दिस इज एन ओइडार सर्विस। इसमें इंटरनेट के बिना ई बुक आप परचेज और एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये यूके में बैठा है। तो यू रिमेंबर मैंने आपको ये पहले भी बताया था चैप्टर 2 के रिवीजन में दैट इफ इट इज एन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का केस तो इट इज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक्सेप्ट एनटीओआर। व्हाई? बिकॉज अगर आप यहाँ पे आप जैसे स्टूडेंट को हम बोल दें कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम इज कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, और अगर मैं आपको बोल दूं कि आप यहाँ पे टैक्स का पेमेंट करिए, तो क्या आप मेरे से खुश रहेंगे अगर मैं ऐसा लॉ बना दूं? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है ना, आप थोड़ी ना रजिस्ट्रेशन लोगे। इसीलिए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर लिखा जाता है एक्सेप्ट एनटीओआर, क्योंकि वहां पे सेक्शन 14 आएगा और बोलेगा कि ऐसे केसेस के अंदर ये जो पब्लिशर है उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसको आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। उसके लिए रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन नंबर 24 एंड द टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन इज सिंगल रजिस्ट्रेशन अंडर द सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम। ये सब आप चैप्टर 8 में भी पढ़ते हैं, अंडर सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम। आप समझे इस बात को? यस, लिंकिंग हो रही है चैप्टर 2 के साथ। ओके, तो यहां पे लगता है ये सेक्शन नंबर 14। और सिमिलरली अगर मैं सेक्शन नंबर 14A की बात करूं, सेक्शन नंबर 14A की बात करूं तो वो बात करता है ऑनलाइन मनी गेमिंग के बारे में। और पता है आपको ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या होता है? ऑनलाइन मनी गेमिंग इज जस्ट द ऑनलाइन गेमिंग बट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी और मनीज वर्थ इंक्लूडिंग द वर्चुअल डिजिटल असेट्स। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग इज ओइडार। बेटा जी एक बात ध्यान से सुनना, ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है, सिर्फ अगर आप ऑनलाइन गेमिंग मेरे से पूछेंगे तो दैट इज ओइडार, क्योंकि वहां पे इंटरनेट का यूज होता है और ओइडार के डेफिनेशन के अंदर एग्जांपल्स में ये कवर्ड है। लेकिन ऑनलाइन मनी गेमिंग इज नॉट एन ओइडार, वो ओइडार नहीं है। वो एक गुड्स की तरह माना जाएगा। क्यों माना जाएगा गुड्स की तरह? बिकॉज इट इज अ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम एंड ऑल एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स। गुड्स के डेफिनेशन में हम ये चीज पढ़ते हैं, इट इंक्लूड्स गुड्स, ठीक है। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए सेक्शन नंबर 14A लगेगा। अगेन कब? जब सप्लायर इज इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर सप्लायर इंडिया में है तो वहां पे नॉर्मल लॉ लगेगा, लेकिन अगर सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है तो वहां पे आपका सेक्शन 14A लगेगा। और यहां पे अगेन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन लेके अंडर सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम। लेकिन सर आपने 14A के अंदर रेसिपिएंट के बारे में कुछ बोला नहीं। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे रेसिपिएंट कैन बी रजिस्टर्ड और यहाँ पे रेसिपिएंट कैन बी अनरजिस्टर्ड, वो दोनों हो सकता है। आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? 14 के अंदर रेसिपिएंट हैज टू बी अनरजिस्टर्ड। तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक वन लाइनर दिया है, देखना आपको ये काम आएगा स्ट्रक्चर थिंकिंग के अंदर। That in OIDAR, the supplier is non-taxable territory. He has to pay IGST under forward charge mechanism only if recipient is unregistered, that is NTOR. But in online money gaming, the supplier has to pay the IGST regardless of the status of the recipient. समझ में आया ये चीज? चलो मैं आपको इसके साथ एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जोइन द ड्रिल्स का, जो कि बहुत ही प्यारा सवाल है। एक दो और सवाल भी देख लेते। चलो उससे पहले महेंद्र गोयल, आप ना नाम से मत कंफ्यूज होना। नाम इंडियन लग रहा है, नहीं, वहां पे ये आईसी आपके साथ गड़बड़ करेगा। हमें नाम नहीं, हमें काम देखना है। काम मतलब लोकेशन देखना है कहाँ का है। तो ही इज एन इंटीरियर डेकोरेटर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू मिस्टर हरीश जैन विद रिस्पेक्ट टू 2 प्रॉपर्टीज। डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई। केस नंबर 1 में वो बोल रहा है कि लोकेशन मिस्टर महेंद्र गोयल का दिल्ली है
और लोकेशन ऑफ मिस्टर हरीश जैन जो है वो महाराष्ट्र है। तो जब ये दिल्ली और महाराष्ट्र हो जाएगा तो वी विल अप्लाई सेक्शन नंबर 12। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर थिंकिंग करो, सेक्शन नंबर 12 लगेगा। प्रॉपर्टी अगर न्यूयॉर्क में है तो हम सबसे पहले बोलेंगे लोकेशन और इंटेंडेड लोकेशन दैट इज न्यूयॉर्क, बट सिंस इट इज अब्रॉड तो हम उसको खींच के लेके आ जाएंगे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट की तरफ, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा महाराष्ट्र। लेकिन सेकंड केस में अगर दिल्ली और न्यूयॉर्क है, लोकेशन ऑफ मिस्टर हरीश जैन इज न्यूयॉर्क, तो इस केस में हमारा कौन सा सेक्शन लगेगा, वी विल बी अप्लाइंग सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 4, और यहाँ पे वॉट एवर इज द लोकेशन वही आंसर बनेगा, दैट इज पेरिस फ्रांस। ठीक है, चलो। मिस्टर जिगर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन दिल्ली हायर्स अ यॉट फ्रॉम अ कंपनी बेस्ड इन लंडन फॉर 20 days, तो अप टू 1 month है, इंक्लूडिंग यॉट है, तो यहाँ पे आपका लग जाएगा 13/8 एंड द आंसर विल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर जो कि है आपका यॉट विच इज फ्रॉम द बेस्ड कंपनी बेस्ड इन लंडन, तो आपका लंडन आंसर बनेगा। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? चलिए, ये देखो, डेकोर an interior decorator firm located at Dehradun enters into contract with Diego of Italy. Structured thinking services है, one of them is outside India, 13. Providing interior decoration services in respect of two properties, one located at Dehradun and another in Italy. तो नॉर्मली तो ये 13/4 में फॉल करता, लेकिन अब ये मोर देन वन लोकेशन में हो रहा है इंक्लूडिंग इंडिया, तो ये चला जाएगा 13/4 नहीं बल्कि 13/6 के अंदर, एंड द आंसर विल बी द लोकेशन इन इंडिया दैट इज देहरादून उत्तराखंड फॉर बोथ ऑफ द प्रॉपर्टीज। अगर आपको टैक्स बचाना था तो आप दोनों को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स का काम करते, तो एक में 13/4 लग जाता, दूसरे में भी 13/4 लग जाता, लेकिन एक में आंसर देहरादून बनता और एक में आंसर इटली बनता। आपने एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दोनों प्रॉपर्टीज का काम किया, तो ये केस फिसल के 13/7 के अंदर 13/6 के अंदर चला गया। ये क्वेश्चन में जरा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको डिस्कशन में लूंगा, थोड़ा सा समझना इसका बेसिक्स। मैं इसका आपको डिटेल में जो सॉल्यूशन है मतलब अभी भी बताऊंगा, लेकिन एक प्रॉपर डिटेलिंग जैसे होती है वो हम सुपर 50 सुपर 75 में लेकर चलेंगे। चलो आओ। जोइन द ड्रिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज एक्सपोर्ट्स रफ रॉक कटिंग डायमंड टू अंकित एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड सप्लायर इन हरियाणा. Ankit Enterprises is expected to process them into tools and export the same to the supplier in Australia. The process does not involve any sophisticated process other than the polishing, cutting वगैरह. Ankit requests join the drills for use of such tools for 3 months, which is agreed to by the supplier. अगर ये इंडिया में यूज करेगा तो आंसर अब प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस बनेगा, अगर ये बिना यूज बाहर भेज देता तो आंसर ऑस्ट्रेलिया बनता, लेकिन अब आंसर हरियाणा बन जाएगा क्योंकि उसने यूज किया. It then exports it to the Australian supplier, invoicing for 12 lakh. Mr. Ankit, MS Ankit Enterprises is of the assumption that it is an export transaction and therefore it is entitled to treat it as a zero rated supply, which is wrong. Why is it wrong? Export of service के लिए one of the conditions of the place of supply is outside India होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका place of supply हरियाणा बन रहा है. लेकिन ये तो ठीक है सर, ये तो सबको समझ में आता है, लेकिन कहानी आती है कि इसका नेचर कैसे डिटरमिन करेंगे. कई बच्चे सोचते हैं कि सर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट रेलिवेंट फॉर डिटरमिनिंग द नेचर ऑफ सप्लाई. नो, आज आप ये चीज सीखना. लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमिनिंग द नेचर ऑफ सप्लाई. कैसे देखना, देखो यहाँ पे अगर आप लोकेशन ऑफ सप्लायर चेक करेंगे तो लोकेशन ऑफ सप्लायर यहाँ पे बन रहा है हरियाणा और प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहाँ पे क्या बन रहा है, हरियाणा. लेकिन स्टिल ये एक इंट्रा नेचर नहीं बनेगी बल्कि ये इंटर नेचर बनेगी. आपको पता है क्यों? व्हेन यू सी सेक्शन नंबर 8 दैट इज इंट्रा नेचर सप्लाई, वो स्टार्ट होता है सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 10, सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 12. व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन? इसका मतलब यह है कि प्रोवाइडेड आपका प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 10 या सेक्शन 12 से डिटरमिन हो रहा है गुड्स और सर्विस के केस में, तो आपका नेचर इंट्रा बन सकता है. क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें अगर आप फील फैक्टर लगाओगे तो सुनने में भी ये ठीक लग रहा है यार, अगर रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है तो वो इंट्रा नेचर कैसे बन सकता है. तो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपका सेक्शन 12 के हिसाब से, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट सर्विसेज, मैं गुड्स की बात अभी नहीं कर रहा, तो अगर सेक्शन 12 के हिसाब से आपका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन हो रहा है तो वो इंट्रा में जा सकता है. लेकिन करंट केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिटरमिन एज पर सेक्शन 13, तो वो इंट्रा नहीं बन सकता. सर लेकिन इंटर का अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई ओपन करोगे, इंटर नेचर का सेक्शन अगर आप ओपन करोगे, वो भी स्टार्ट होता है सब्जेक्ट टू 10 और 12. ये एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन सेक्शन 7 के अंदर नीचे जाके एक रेसिडुअल क्लॉज भी है कि व्हाट एवर ट्रांजेक्शन इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 8 और एनी ऑफ द क्लॉजेस ऑफ दिस सेक्शन, उसको हम अपनाएंगे. तो वो रेसिडुअल क्लॉज बन के वो इंटर में फॉल बैक कर जाएगा, वो इंटर नेचर में फॉल बैक कर जाएगा और यहाँ पे लगेगा IGST. और तीसरी गलती जो होती है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ IGST. अब इसमें क्या हुआ है, इन अंकित भाई साहब को लगा था कि ये एक्सपोर्ट है और ये जीरो रेटेड हो जाएगा, तो इन्होंने इनसे अलग से कोई टैक्स लिया ही नहीं है, तो हमें इसी को ग्रॉसअप करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 118% करना पड़ेगा और वो 18% आपका GST आ जाएगा.
12 lakhs डिवाइडेड बाय 118%, और वो डिफरेंस आपका 2,04,029 रुपीज। क्या गलती कर दी भाई, 12 लाख में ये तो गलत आ रहा है एक। अच्छा एमआरसी डल गया था इसमें, एक मिनट। डिवाइडेड बाय 118%, हाँ ये बनेगा 183,051, 183,051 ये आपका आईजीएसटी आ जाएगा। एक बार इसको 2 बार रीड करना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है ऑनलाइन मनी गेमिंग का, सेक्शन 14 है, वेरी प्लेन वेरी सिंपल। ओके, तो अब मैं आपके साथ चलता हूं थोड़े से सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस की तरफ, आ जाओ। चलो सर्कुलर्स में देखते हैं फटाफट। देयर आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बहुत ही सिंपल है, आ जाओ। गुड्स सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इन द केस ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स में क्या होता है, बहुत बारी जैसे आप अमेजोन से कुछ परचेज करते हैं, द बिलिंग एड्रेस इज समथिंग एल्स एंड डिलीवरी एड्रेस इज समथिंग एल्स। तो फॉर एग्जांपल आप वैलेंटाइन डे के दिन कुछ ऑर्डर करते हो, बिलिंग एड्रेस आपका है लेकिन डिलीवरी एड्रेस किसी और का है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, दिस विल बी समवेयर लाइक अ 10(1) CA। ऑल्दो ये फिजिकल ओटीसी सेल नहीं है, यहाँ पे फोकस वहीं लगेगा जैसे 10(1) CA में फोकस क्या था, द फोकस वाज ऑन द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट, क्योंकि वहां पे माल जाएगा, यहाँ पे माल कहाँ जाएगा, डिलीवरी एड्रेस पे जाएगा। सो दैट विल बी द आंसर ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई। सो दिस इज अ स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन। इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द डिलीवरी एड्रेस एज रिकॉर्डेड ऑन द इनवॉइस। सेकंड, कस्टडियल सिक्योरिटीज, मतलब कस्टडियल मतलब मेंटेनिंग ऑफ सिक्योरिटीज, कस्टडियल सर्विसेज गिवन टू द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। क्या यहाँ पे 13(8) लगेगा? नहीं सर, बिकॉज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दे डू नॉट होल्ड एनी अकाउंट, वो टेक्निकली अकाउंट होल्डर नहीं होते, तो यहाँ पे आपका 13(2) लगेगा। एडवर्टाइजिंग सर्विस में बहुत बड़ी क्या होता है, एक फॉरेन क्लाइंट लेट से उसको इंडिया में कुछ एडवर्टाइजमेंट कराना है, एक बड़ा कोई एड लेके आना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, सो व्हाट दे एंटर इज इनटू अ वन स्टॉप सॉल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट विद एन एड कंपनी इन इंडिया। वो वन स्टॉप सॉल्यूशन मतलब उनको बोलेंगे आप कंटेंट भी प्लान करो, उसका पूरा डिजाइनिंग करो, वेंडर से जाके बात करो, तो होल एंड सोल एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाता है ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, और उसके बेसिस पे ये एडवर्टाइजिंग कंपनी मीडिया ओनर से मतलब आगे के जो टीवी हाउसेस वगैरह से जाके अपने क्लाइंट के एड के लिए काम करेगी। सो इन दिस केस द क्वेश्चन वाज कि क्या ये 13(8) के अंदर फॉल करेगा, क्या यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कंपनी 13(8) के एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रही है? आंसर इज नो। ये एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है और ये एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज द P2P के बेसिस पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है वो 13(8) नहीं लगेगा, बल्कि आपका यहाँ पे 13(2) लगेगा। एंड यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया कि रेसिपिएंट कौन होगा। रेसिपिएंट का मतलब होता है लायबल टू पे द कंसिडरेशन, सो दैट विल बी द फॉरेन क्लाइंट, नॉट द टारगेट ऑडियंस, नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फॉरेन क्लाइंट इन इंडिया, बट रादर द फॉरेन क्लाइंट इटसेल्फ, वही आपका रेसिपिएंट बनेगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जेन्युइनली एडवर्टाइजिंग कंपनी को एक एजेंट की तरह रखा गया, मतलब डायरेक्टली इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ये एडवर्टाइजिंग कंपनी सिर्फ इन दोनों को मिलवा रही है, तो इन दैट केस इट विल बी 13(8) केस। ठीक है, इंटरमीडिएट का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है। और हाँ, ध्यान रखना, आउटसोर्सिंग एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज नॉट एन इंटरमीडिएरी सर्विस। मतलब लेट से मैं आपको एक काम दे रहा हूं, मैं आपको बोलता हूं कि आप मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक सॉफ्टवेयर बना के दो। आपने उस सॉफ्टवेयर के 2 मॉड्यूल्स मतलब एक पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर मेकिंग सर्विस होती है, आपने 2 मॉड्यूल आपने आउटसोर्स कर दिए मिस्टर ए को। ठीक है, तो क्या यहाँ पे मिस्टर ए इंटरमीडिएरी है? नो। क्या इसने हमें आके मिलवाया? नो। सो दिस इज अ सेपरेट P2P कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है वो अल्टीमेटली मेरे लिए काम कर रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि आप मेरे लिए काम कर रहे थे, बट क्या ये इंटरमीडिएरी में फॉल करेगा? क्या ये 13(8) में फॉल करेगा? नहीं साहब, ये आउटसोर्सिंग और ये जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, दिस इज नॉट अ केस ऑफ इंटरमीडिएरी। ठीक है, चलो उसके बाद डेटा होस्टिंग सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया टू क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स अब्रॉड। फॉर एग्जांपल इंडिया में GoDaddy करके कंपनी है, दैट इज अ डेटा होस्टिंग प्रोवाइडर। लेट्स से देयर इज एन Amazon वेब सर्विसेज विच इज ऑफ US, और फिर Amazon वेब के अलग अलग कस्टमर से पूरे इंडिया में, पूरे बाहर आउटसाइड इंडिया सब जगह। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या यहाँ पे GoDaddy 13(8) के अंदर फॉल करेगा, या कहीं पे कोई 13(4) के अंदर फॉल करेगा? कोई प्रॉपर्टी का केस बन रहा है क्या, या कोई परफॉर्मेंस बेस्ड? नहीं सर, ये नॉर्मल 13(2) का डिफॉल्ट प्रोविजन है। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी से लिंक नहीं है, कोई इंटरमीडिएट का चक्कर नहीं है, और कहीं पे कोई गुड्स अवेलेबल वगैरह नहीं कराने, कोई परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस नहीं है। तो यहाँ पे लगेगा आपका सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2। सर क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन सकता है? यस बन सकता है, प्रोवाइडेड द करेंसी फॉरेन करेंसी के अंदर कन्वर्टेबल फॉरेक्स के अंदर पैसा आ रहा है और वो आपकी कंडीशन पूरी हो जाए, तो यस बाकी कंडीशन यहाँ पे पूरी है आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की। कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज बाय द पोर्ट्स टू द क्लाइंट। जब क्या होता है, ये जो पोर्ट्स वगैरह अपने क्लाइंट को, जो इंपोर्ट एक्सपोर्टर होते हैं, उनको सर्विसेज देते हैं कार्गो हैंडलिंग की, उसी के अंदर देर आर सर्विसेज रिलेटेड टू वेगन्स, जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं। तो वहां पे क्वेरी आया कि क्या यहाँ पे वेगन्स के लिए आपको अलग से इमेबल प्रॉपर्टी का 12(3) या फिर 13(4) लगाना है क्या? नो, इट इज अ पार्ट ऑफ द मेन सप्लाई, कॉम्पोजिट नेचर सप्लाई, जहाँ पे प्रिंसिपल एलिमेंट इज द कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज। तो उसी का जो रेट लगेगा वो आपके टोटल पे लग जाएगा, और उसी का प्लेस ऑफ सप्लाई जो डिटरमिन होता है 13(2) के हिसाब से या 12(2) के हिसाब से वो लग जाएगा। आपको अलग से इसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है।
सॉफ्टवेयर डिजाइन सर्विसेज इन द ईएसडीएम इंडस्ट्री, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसके ऊपर बहुत डिटेल में आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है इंजीनियरिंग के बारे में, बस बेसिक जितना बता रहा हूं उतना समझ लेना। फॉरेन क्लाइंट हमारी इंडियन ईएसडीएम कंपनी, लेट्स से डिक्सॉन टेक करके कंपनी है, जो शेयर्स वगैरह में डील करते हैं उनको पता रहेगा ये। तो ये जो फॉरेन क्लाइंट है इनको ना आईपी ब्लॉक्स देते हैं और डिजाइन रिक्वायरमेंट देते हैं कि हमें ऐसा ऐसा एक मॉड्यूल बना के दो, सॉफ्टवेयर बना के दो जो हम अपने प्रोडक्ट में यूज करेंगे। डिक्सन उसको बना के वो सारा आउटपुट जो होता है, आईसी होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती है, वो क्लाइंट को या क्लाइंट के मैन्युफैक्चरर को, लेट से चाइना में, उसको देता है। अब ये जो क्लाइंट है वो चाइना के मैन्युफैक्चरर को बोलेगा, चिंकी भाई को बोलेगा कि सुन ना चिंकी भाई, लेट से हमारा जो हम आपको बनाना है, मतलब हम जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, लेट से वो 1 मिलियन यूनिट्स की है। तो 1 मिलियन यूनिट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम क्या बोलेंगे, यार एक टेस्टिंग कर लेते हैं, आप एक आइटम बनाओ और वो एक आइटम हम डिक्सॉन को भेजेंगे फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग, क्योंकि अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो उन्हीं का है, उनको एक बार ओके करने दो। तो हार्डवेयर के सैंपल्स हम टेस्ट और वैलिडेट करने के लिए भेजेंगे टू इंश्योर दैट इट इज एरर फ्री। अब जो डिक्सॉन ये टेस्टिंग सर्विस दे रहा है, इसको हमें अलग से एनालाइज करना है क्या, एंड देन उसके ऊपर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस 13.3 का प्लेस ऑफ सप्लाई लगाना है क्या? आंसर इज नो। क्यों? इट इज अ पार्ट ऑफ द बंडल। प्रिंसिपल एलिमेंट जो होता है, दैट इज द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट, दैट इज दिस डेवलपमेंट ऑफ द आईपी ब्लॉक्स एंड आईसी, जो भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह बनाए जाते हैं, ये तो उसके साथ में एंसिलरी सर्विस है। यहाँ पे एक चीज मुझे लगता है आईसीआई कल को घुमा सकता है कि कल को लेट से टेस्टिंग मेन वाला जो जिसने ये आईसी बनाया, ये आईपी ब्लॉक्स बनाए, ये नहीं दे रहा, लेट से टेस्टिंग के लिए हमने किसी थर्ड पार्टी को रख लिया, लेट से इन्फोसिस, तो फिर वहां पे अलग से उसका पैसा दिया जाएगा, वो एक अलग सप्लाई बन जाएगा और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई फिर 13.3 के अंदर फॉल करेगा, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, बिकॉज आई रिक्वायर दैट सैंपल फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग द टेस्टिंग सर्विसेज। उसके बाद ये कुछ नहीं है यार, होर्डिंग एडवर्टाइजिंग के अंदर देयर इज नथिंग देयर, जस्ट अंडरस्टैंड, छोटा सा पार्ट है। बर्गर किंग वाला एग्जांपल लेते हैं जो हमारे पुरानी बुक में भी था। बर्गर किंग ने बोला कि हमें एक ऐड लगवानी है, अपने 1+1 एक ऑफर लेके आ रहे हैं, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया लेट से एक ऐड कंपनी को, और वो ऐड कंपनी आगे जाके होर्डिंग वालों से बात करेगी, ठीक है, जैसे वो कपूर वाला एग्जांपल भी था क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे बेसिकली देयर आर 2 सप्लाईज, दिस इज सप्लाई नंबर 1 एंड दिस इज सप्लाई नंबर 2। ये जो है आपकी सप्लाई नंबर 1, इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन किया जाएगा 12.2 के हिसाब से, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ये आंसर बन जाएगा, ठीक है, B2B B2C चेक करके। और ये जो सप्लाई हो रही है एडवर्टाइजिंग कंपनी और होर्डिंग, यहाँ पे 2 केसेस पॉसिबल है। केस नंबर 1, होर्डिंग वाले भैया इनको बोलते हैं कि ठीक है आप एक मनी पे अस एन अमाउंट ऑफ मनी, और ये जो सप्लाई, ये जो होर्डिंग है आप उसके राइट्स ले लो। इज होर्डिंग अ इमेबल प्रॉपर्टी? आंसर इज यस, लैंड से अटैच्ड है, तो उस केस में आपका लग जाएगा 12.3, ठीक है, 12.3 लग जाएगा या 13.4, बट जनरली इंडिया में होएगा ये, तो ये 12.3 के अंदर फॉल करेगा। कभी कभार ये जो होर्डिंग वाले भैया है वो पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको इसका राइट तो नहीं देंगे, आप बता दो आपके क्लाइंट का क्या वहां पे डिस्प्ले कराना है, हम डिस्प्ले कराएंगे, यू विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन द होर्डिंग, वी विल ओनली रिटेन द कंट्रोल, बट आप बताओ उस पर डिस्प्ले क्या कराना है। तो फिर वहां पे लग जाएगा 12.2 डिफॉल्ट प्रोविजन, क्योंकि वहां पे इमेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में राइट्स असाइन नहीं हो रहे। जनरली अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हम 12.3 ही लगाएंगे, बस ये था इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। और इसके साथ होता है आपका चैप्टर का दी एंड। मैंने क्वेश्चंस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके साथ पिक किए, और आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी, जितना भी हमने 1 घंटा 1.5 घंटा लगाया। जस्ट इंश्योर करना कि इसके क्वेश्चन साथ साथ कर लेना, एक बार 12-13 प्रॉपर रिव्यू कर लेना, बाकी कंसेप्ट्स और सर्कुलर्स मैंने 100% कराए आपको। आई होप दिस वॉज यूजफुल। हो सके तो एक फीडबैक मैसेज कमेंट बॉक्स के अंदर, और लाइक सब्सक्राइब, बिकॉज इट हेल्प्स मी टू रीच मोर स्टूडेंट्स इन अ जेन्युइन ऑर्गेनिक मैनर, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट रिवीजन में मिलेंगे, उससे पहले ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।